हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज लेकर आए हम यूट्यूब पर अपना 49वां प्रैक्टिस सेट, 49वां प्रैक्टिस सेट है, यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं जरा, इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के पहले कवर करते हैं, फिर आपके रीजनिंग के और फिर आपके 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे और फिर जीएस के। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का है, इनमें से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन आर्य भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। देखो भाई, मध्यकालीन आर्य भाषा, जो आर्य भाषा है, इसको चार भागों में विभक्त किया, मतलब चार भागों में विभक्त किया जाता है। एक आपका क्या आता है? वैदिक संस्कृत आता है ना। एक आपका क्या आता है? वैदिक संस्कृत। एक आता है आपका लौकिक संस्कृत, है ना। तीसरा आता है आपका पाली और प्राकृत, है ना। और जो चौथा आएगा आपका, वो क्या आएगा? अपभ्रंश आएगा। क्या आएगा? अपभ्रंश। आपने सुना होगा अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत की जो समय अवधि मानी जाती है हिंदी के हिसाब से, वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। लौकिक संस्कृत की समय अवधि मानी जाती है 800 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और जो पाली और प्राकृत है, इसकी समय अवधि मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से और 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश की जो समय अवधि मानी जाती है वो 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश की समय अवधि मानी जाती है। तो इसके बाद जो है आपकी जो खड़ी बोली वगैरह या फिर अपभ्रंश के कई रूप, जो है कई रूप इसमें जो अपभ्रंश के देखे जाते हैं, वो आपके 1000 ईस्वी के बाद जो अपभ्रंश के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो सेंटर की जो भाषा मानी जाती है, मतलब मध्य की जो भाषा मानी जाती है, वो यहां से यहां तक मानी जाती है, पाली और प्राकृत से लेकर और अपभ्रंश तक। और अगर इनमें भी अगर सबसे बीच की मानी जाएगी तो आर्य भाषा के मध्य काल में जो भाषा विकसित हुई है उसको क्या माना जाएगा? प्राकृत। क्योंकि यही तीन है। एक आपकी सबसे पहले आपकी पाली आती है, पाली के बाद आपकी क्या आती है? प्राकृत आती है, और प्राकृत के बाद क्या आती है? अपभ्रंश आती है ना। अपभ्रंश से पहले ये दोनों थी, और अपभ्रंश के बाद आपकी और कई भाषाएं जो आजकल चलती है हिंदी की, है ना, बोलियां और उपभाषाएं जो चलती है। तो इनमें भी बीच में कौन सी आ जाएगी? प्राकृत भाषा। अगर आपको पूछेगा कि इनमें से किस भाषा का विकास जो है आर्य भाषा के मध्यकालीन में हुआ था, तो मध्यकाल में प्राकृत का हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए तो मध्यकाल में ये तीनों भाषाएं मानी जाती है, लेकिन इन तीनों में भी प्राकृत है। और इन तीनों की समय अवधि कब से कब तक है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, तो बिल्कुल आर जो है क्या है? सही है। दूसरा पॉइंट है, इस उपनिषदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। जो उपनिषद है भाई वैदिक संस्कृत में आपके जो है किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना हुई है ना, पुराणों की रचना हुई है। और पुराणों के अलावा जो है उपनिषदों की रचना भी किसमें हुई है? वैदिक संस्कृत में हुई है। पाली और प्राकृत में जो लौकिक संस्कृत में महाभारत की रचना हुई है, ठीक है ना। लौकिक संस्कृत में महाभारत और रामायण की रचना हुई है। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तो आर और एस दोनों के दोनों ही सही है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एकाक्षरी भाषा परिवार है? देखो भाई, एकाक्षरी भाषा परिवार किसे कहा जाता है? देखो, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है, जिसको हम भारोपीय भाषा परिवार भी बोलते हैं ना। यही आपका कौन सा भाषा परिवार है? भारोपीय भाषा परिवार है। और भारोपीय भाषा परिवार जो भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 73% लोग जो है इस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका हिंदी इसमें आती है, उर्दू इसमें आती है, फारसी इसमें आती है, पंजाबी इसमें आती है, कश्मीरी जो है इसके अंतर्गत आएगी। कश्मीरी के अलावा जो क्या कहते हैं आपका जो बंगाली है वो इसमें आएगी, असमिया इसमें आती है, और उड़िया भी इसी के अंतर्गत आती है ना। द्रविड़ भाषा परिवार देखो तो ये क्या है? भारत की सबसे पुराना भाषा परिवार है। सबसे पुराना क्या है? भाषा परिवार है, जिसके अंतर्गत जो 4 भाषाएं आती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, है ना। कौन कौन सी आएगी आपकी? तेलुगु आती है, तमिल आती है, मलयालम आती है और कन्नड़ आती है ना। कन्नड़ आती है ना। कन्नड़ जो आपके कहां बोली जाती है? कर्नाटक में, मलयालम केरल में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो ये सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, भाषाएं मानी जाती है भारत की। ये सबसे पुराना भाषा परिवार कौन सा हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार हो जाएगा। और ये दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 25% लोग जो लगभग जो भारत में इस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगला यहाँ पे देखना, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 1.3% लोग जो इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। और अगर आप चीनी तिब्बती भाषा परिवार तो भारत का क्या ये सबसे छोटा भाषा परिवार है। सबसे छोटा भाषा परिवार है। 0.7% लोग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्मी है, तिब्बती है, और जो चाइनीज भाषा जो भारत में बोली जाती है वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और इसी को एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। किसको? चीनी तिब्बती भाषा परिवार को। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रसाविका का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो भाई, प्रसाविका का संधि विच्छेद देखना, प्रसाविका का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रसो प्लस ई का होता है। यहाँ पे देखना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप इसको तोड़ोगे ना, प्लस 100 को आप तोड़ोगे हलंत लगा के, तो इसमें आउ की मात्रा क्या हो जाती है? अलग हो जाती है।
इसके बाद अगर आप ई को देखोगे तो ई को आप अलग कर दोगे और का को आप क्या कर दोगे अलग, तो संधि इन दोनों में हो रही है ना। तो ये जो है आपका क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका तो आवी बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये आओ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, आवी बनाते हैं। बिल्कुल एकदम विशेष नियम है। तो ये क्या बना देगा, मतलब आपका प्र स है ना, प्र स और आ की मात्रा 100 के साथ आ जाएगी तो प्रसा, और ई के साथ ये जो है आपका वी बना देगा, वी, और आपका क्या हो जाएगा, का आपका है प्रसावी का हो जाएगा ये। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन किसका बोध कराता है, इनमें से जो वचन होते हैं वो किसका बोध कराते हैं। देखो, प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का क्या कराते हैं, बोध। जो ये वचन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका एक वचन होता है, एक वचन जो एक होने का, किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं। और दूसरा क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन। क्योंकि जो हिंदी में वचन 3 नहीं होते, मतलब द्विवचन नहीं होता है ना। जो बहुवचन होता है वो बहुत एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, और जो एक वचन होता है वो एक होने का बोध कराते हैं। तो किसी भी वस्तु या प्राणी का कराते हैं ना, कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, उसके एक या अधिक होने का बोध कराते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको देखो, वस्तु के एक होने का बोध, एक होने का बोध ही नहीं कराते बल्कि बहुत होने का बोध भी कराते हैं, तो इसलिए गलत है। इसमें देखो, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध, प्राणी या वस्तु का अनेक होने का बोध ही नहीं कराते बल्कि एक होने का और अनेक होने का दोनों का ही कराते हैं, इसलिए ये भी गलत है। प्राणी या वस्तु के लिंग का तो नहीं कहते, लिंग तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाता है, तो ये इसलिए गलत है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में किस कारक का बोध होता है। जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने का असर खुद पर ही होता है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। तो शिक्षक ने क्या किया, पाठ पढ़ाया, तो पाठ पढ़ाने का काम किसने किया, शिक्षक ने। तो एनर्जी किसकी खर्च हो रही है, शिक्षक की हो रही है। आप इस तरीके से देख सकते हो, विभक्ति के हिसाब से देखो तो ने विभक्ति जो है कर्ता कारक में होती है, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके कर्म कारक की विभक्ति को, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयिनी में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले देखना भाई, विजयिनी में कौन सी संधि होगी। सबसे पहले आपको देखना विजयिनी का संधि विच्छेद क्या होता है। देखो, विजयिनी का संधि विच्छेद होता है विजय प्लस इनी। याद रखना, विजयिनी का संधि विच्छेद क्या होता है, विजय प्लस इनी होता है। और यहां पे देखो तो जब जौ पे काई की मात्रा लगी है, आई की मात्रा लगी है ना, और आपका ई आया है। अगर प्लस से पहले ए आई ओ आओ आ जाए तो कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। अगर प्लस से पहले ए आई ओ आओ में से कोई भी आ जाए तो कौन सी संधि होती है, अयादी संधि। दीर्घ संधि कब होती है, जब सेम वर्ण जो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे ओ का मेल होगा, ई का होगा या ऊ का होगा, तो दीर्घ संधि होती है। वृद्धि संधि कहां पे होती है, तो आपकी जैसे वृद्धि संधि होती है, तो जैसे आपका दीर्घ संधि के बाद गुण संधि देखते हो, तो गुण संधि प्लस से पहले ओ आ जाएगा, प्लस के बाद छोटी बड़ी छोटा बड़ा। वृद्धि संधि में क्या होता है, प्लस से पहले ओ आ जाता है और प्लस के बाद जो ए आई ओ आओ आपके ऐसे आ जाता है ना। और यण संधि में क्या होता है कि प्लस के पहले तो आएगा आपका ए आई ओ आओ और प्लस के बाद ओ या आ या कुछ और भी हो सकता है। और अयादी संधि में क्या होता है, प्लस से पहले ए आई ओ आओ आ जाता है, प्लस के बाद चाहे कुछ भी आ जाए, तो अयादी संधि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में हिंदी में, देखो संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव शब्द तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्धियां या टूटे फूटे रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास पता है कि सबसे पहले जो हमारी क्या थी, हिंदी की जननी किसे माना जाता है, संस्कृत को। संस्कृत के बाद क्या आई है, पाली आई है। पाली के बाद क्या आई है, प्राकृत आई है। प्राकृत के बाद क्या आई है, अपभ्रंश आई है ना, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आई है, अवहट आई है। और अगर अवहट के बाद देखो तो अवहट से ही क्या आई है, आपकी हिंदी आई है। तो संस्कृत से हिंदी जो इस तरीके से बनी है। तो जैसे हम पत्थर को देखें तो पत्थर को संस्कृत में क्या कहते थे, प्रस्तर कहते हैं। संस्कृत में प्रस्तर कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पत्थर कहते हैं, है ना। ऐसे दूध है तो दूध को यहाँ पे क्या कहते हैं, दुग्ध कहते हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको दूध कहते हैं, है ना। मोर को यहाँ पे क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं, और यहाँ पे मोर को क्या कहते हैं, मोर कहते हैं हिंदी में। तो ये सब के सब जो है क्या कहते हैं, संस्कृत के बताया। जैसे प्रस्तर है तो प्रस्तर पाली में है तो पाली में ये प्रस्तर हो गया, यहाँ पे प्रस्तर हो गया, यहाँ पे पाथर हो गया, और यहाँ पे हिंदी में क्या हो गया, ये पत्थर हो गया। तो बीच में जैसे हम यहाँ पे कहें तो हमने कहा कि प्रहस्तर हो गया था ये बीच में, तो ये टूटा फूटा वर्ण हो गया या अशुद्धि आ गई बीच में। तो ये कह रहा है कि बीच में इनको क्या कहते थे, तो बीच में कहते थे इनको अर्ध तत्सम कहते थे। क्या कहते थे, अर्ध तत्सम। ना तो ये तत्सम थे और ना ही पूरी तरीके से तद्भव थे, तो अर्ध तत्सम आप इनको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा का विकास अपभ्रंश के दर्दी रूप से हुआ है। तो अपभ्रंश के दर्दी रूप से जो है किसका विकास हुआ है। तो आप लोग ध्यान देना कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें हम बता रहे थे कि जो ये कश्मीरी है, कश्मीरी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है ना। बंगाली का विकास भी किससे हुआ है, बंगाली का विकास जो है, जो अपभ्रंश का क्या है, सौरसेनी रूप है ना। कौन सा, सौरसेनी। अपभ्रंश का सौरसेनी रूप है, इससे कश्मीरी का विकास हुआ है। अगर हम बंगाली और असमिया की बात करें तो जो आपका क्या है, अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश का जो कौन सा रूप है, मागधी रूप है।
अपभ्रंश का जो मागधी रूप है, मागधी अपभ्रंश से बंगाली और असमिया का विकास हुआ है और बिहारी का भी इसी से हुआ है। और मराठी का, आपको मराठी का विकास किससे हुआ है? मराठी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? मराठी अपभ्रंश से हुआ है। किस किस का? मराठी का भी और कोंकणी का भी। लेकिन अगर यहां पे पूछ रहा है कि इसमें से किस भाषा का विकास अपभ्रंश के दर्दी रूप से हुआ था, तो अपभ्रंश सौर सैनिक के दर्दी रूप से जो है कश्मीरी भाषा का विकास हुआ है। तो ये आपका ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है? अतुल का मतलब होता है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है ना, जो मतलब तुलना नहीं की जा सकती है। तो समानार्थी मतलब जो इसके जैसे अर्थ देता है। तो जो अनोखा होता है, अनोखा भी होता है जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, तो इसका समानार्थी है। अनुपम भी होता है कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, तो मतलब इससे भी किसी की तुलना नहीं की जा सकती है ना। अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि होता है। तो यही आपका अतुल का समानार्थी नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अपूर्ण का मतलब जो अपूर्व है, अपूर्व मतलब जो पहले से ही नहीं जाना गया हो, तो वो भी एक हिसाब से उसी टाइप का जो है अर्थ दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अनल क्या हो जाएगा? अनल जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है अग्नि का पर्यायवाची है, तो इसीलिए अनल ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो समानार्थी नहीं है किसका? अतुल का। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना या अपमानजनक बात करना या बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब आपकी बुद्धि खराब हो गई, तो हम बोल सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्चा बोली में आंख को क्या कहते हैं? तो भाई देखना, आपके उत्तराखंड के जो क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्रों में आपको एक प्रश्न दे रहा हूं आपको घर के लिए। इसका आंसर तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मार्चा है इसका जो है उत्तराखंड में जो क्षेत्र है वो कहां पे है, आपको ये बताना है। बाकी इसका आंसर मैं आपको बताता हूं कि जो मार्चा है, मार्चा में आंख को क्या कहा जाता है? तो मिग कहा जाता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। मार्चा में आंख को क्या कहा जाएगा? मिग कहा जाएगा। लेकिन आपको बताना है कि मार्चा बोली जो है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। 12 क्वेश्चन, इनमें से पदबंध क्या होता है? देखो क्या होता है कि हमने कहा, हमने एक शब्द लिखा, बहुत सुंदर लड़की जा रही है। बहुत सुंदर लड़की जा रही, तो ये तो आपकी क्या हो गई? एक हिसाब से क्रिया हो गई। लड़की क्या हो गया? यहां पे संज्ञा हो गई। और सुंदर क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की क्या है जो विशेषता बताएंगे वो क्या होता है? विशेषण होता है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो ये आपका क्या है? उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में देखें तो आप कहोगे वह लड़की जा रही है। अब लड़की क्या है? आपका उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ मतलब जो आपका उद्देश्य होता है, उद्देश्य को जो बढ़ाने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उद्देश्य वर्धक होते हैं। ये उद्देश्य वर्धक होते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने इसलिए अलग अलग बताया, कंफ्यूज मत होना, है ना। बाकी ये क्या हो जाएगा? जा रही है, ये आपके क्या होते हैं? विधेय होते हैं। जो मतलब वो कुछ काम वगैरह करेगा वो विधेय में चले जाएगा, है ना। संज्ञा सर्वनाम जो होता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य को जो बढ़ाएंगे उद्देश्य वर्धक होते हैं, जो उसके साथ जुड़ेगा उसके नाम के साथ। तो इसी उद्देश्य वर्धक को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। किसी भी वाक्य में जो उद्देश्य का वर्धक होता है वही पदबंध कहलाता है। तो उद्देश्य वर्धक इसका क्या हो जाएगा? आंसर। वर्धन लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्धन भी कई जगह लिखा होता है, तो वर्धक होता है मेन, उद्देश्य वर्धक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अब मेरे को बाजार जाना है, ये वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए? मेरे को की जगह क्या होना चाहिए था? हम मुझे होना चाहिए था, या फिर हमें बाजार जाना है ना, या मुझे बाजार जाना है, तो हमें होना चाहिए था इसकी जगह हमें बाजार जाना है। तो ये देखो, ये क्या है आपके पास? सर्वनाम। किसी भी नाम के जगह जो है, चाहे अपने नाम के जगह हो चाहे दूसरे के नाम के जगह, कोई शब्द जो यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पे सर्वनाम से संबंधित क्या है? अशुद्धि है। तो पूछ रहा कि बाजार जाना वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम श्याम और मोहन खाना भी खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। देखो भाई, जब एक से ज्यादा क्या होता है? उद्देश्य होते हैं, और उनका काम भी सेम होता है, खाना भी खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। ये बिल्कुल वाक्य की गहराई को समझना कि वाक्य में क्या होता है? एक से ज्यादा उद्देश्य होते हैं और काम अगर एक ही होता है तो भी सरल वाक्य होता है। वाक्य में अगर उद्देश्य एक से ज्यादा होंगे, चाहे एक ही उद्देश्य हो, एक से ज्यादा उद्देश्य होंगे और काम वो सेम कर रहे हैं, तो भी आपका क्या होता है? सरल वाक्य होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको संयुक्त वाक्य लगा सकते हैं, लेकिन देखो, राम श्याम और मोहन क्या है? खाना भी खा रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। तो जब दो सब के सब जो एक जैसा काम करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? सरल वाक्य। अगर ये ऐसा होता है कि राम और श्याम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं राम खाना खा रहा है और श्याम और मोहन पानी पी रहे हैं, तब आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है, क्योंकि काम जो है फिर अलग अलग हो जाता है। लेकिन उद्देश्य जब एक से ज्यादा होंगे और सबके काम सेम होंगे तो वहां पे क्या होता है? हमेशा सरल वाक्य ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, कूलन में, केली में, कच्छकारण में, कुंजन में।
क्यारिन में इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो भाई यहां पर देखना, कूलन में, केली में, कचकारण में, कुंजन में, क्यारीन में। ये देखो, अगर आप इनमें सब में देखोगे तो पहला शब्द इसमें क है, सॉरी पहला वर्ण इसमें क है, इसमें भी पहला वर्ण क है, इसमें भी पहला वर्ण क है, इसमें भी पहला वर्ण क है। तो क वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति। जब किसी भी वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार तब होता है जब एक ही वर्ण जो है, क्या कहते हैं, सॉरी रूपक अलंकार तब होता है जब किसी की मतलब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है। यमक अलंकार तब होता है जब एक ही वर्ण जो है एक से अधिक बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस हिंदी का विकास सौर शनि अपभ्रंश से हुआ है? अब देखो किस हिंदी का विकास सौर शनि अपभ्रंश से हुआ है भाई, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम देखते जरा ये किस हिंदी के अंतर्गत आ रहे हैं। जो हरियाणवी है ये किस हिंदी के अंतर्गत आ रही है? ये आ रही है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हरियाणवी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। अवधी, अवधी जो है किस हिंदी के अंतर्गत आ रही है? अवधी आ रही है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। अगर आप खड़ी बोली देखोगे तो खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। अगर आप मैथिली देखोगे तो मैथिली किसके अंतर्गत आ रही है? राजस्थानी के अंतर्गत आ रही है। मैथिली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। अगर आप ब्रजभाषा की बात करो तो ब्रजभाषा भी किसके अंतर्गत आ रही है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। अगर आप बुंदेली की बात करो तो बुंदेली भी किसके अंतर्गत आ रही है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। और अगर आप कन्नौजी की बात करो तो कन्नौजी भी किसके अंतर्गत आ रही है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो सौर सैनी से हुआ है। किससे? सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। तो इसकी जितनी भी बोलियां आएगी वो सौर सैनी अपभ्रंश ही हो जाएगी। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और मैथिली जो है किसके अंतर्गत आ रही है? मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली किसके अंतर्गत आएगी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है तो मैथिली का जो विकास हुआ है, जो मैथिली है वो क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी का विकास हुआ है अवधी अपभ्रंश, सॉरी क्या कहते हैं आपकी जो क्या कहते हैं बिहारी हिंदी है, इसका विकास किससे हुआ है? तो जो आपकी कौन सी भाषा है आपकी, जैसे मागधी, इसका विकास हुआ है बिहारी का, इसका मैथिली का मागधी से, मतलब बिहारी का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूछा किस हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आएगी, कौन कौन सी आएगी? हरियाणवी आएगी, तो एक आंसर हो गया। हरियाणवी के अलावा खड़ी बोली हो गई तो मतलब 3 हो गया। खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा हो गया तो 5 हो गया। अब ब्रजभाषा के बाद बुंदेली मतलब 6 हो गया। अब बुंदेली के बाद कन्नौजी मतलब 7 हो गया। तो 1 3 5 6 7, तो 1 3 5 6 7, तो मतलब सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रचनाकार और रचनाओं का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है इनमें से सही नहीं है भाई? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तुलसीदास की रामचरितमानस है, बिल्कुल एकदम सही है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, तो बिल्कुल सही है, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तुलसीदास एक रचना है, तुलसीदास के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये भी सही है। तो यह सभी के सभी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1973 में आलोक पर्व रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह रचना किसकी है? देखो जो आलोक पर्व रचना है ना भाई, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आलोक पर्व है वो क्या है आपकी, इस आलोक पर्व में क्या इन्होंने जो है संदेश दिया है? तो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति और एक हिसाब से आप बोल सकते हो भाषा और जो रीति रिवाज है, भारतीय संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज है ना, रीति रिवाज, इन रिवाजों का क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? आलोक पर्व निबंध में, है ना। और आलोक पर्व क्या अपने आप में एक निबंध है, ये भी ध्यान रखना, पूछता पेपर में आलोक पर्व क्या है? निबंध है, कहानी है, रचना है ना, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व 1973 में क्या मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1973 में आलोक पर्व के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कितने ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं? देखो वैसे तो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेशों सहित 10 राज्य आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा आपका उत्तराखंड हो गया, तीसरा हो गया आपका यूपी, पांचवा हो गया आपका कौन सा? हरियाणा, है ना, पांचवा क्या हो गया? हरियाणा हो गया। छठा हो जाएगा आपका कौन सा? राजस्थान, है ना। राजस्थान के बाद हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा आपका झारखंड, है ना, कौन सा हो जाएगा? झारखंड। झारखंड के बाद हो जाएगा आपका बिहार, है ना, बिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य हैं जहां पे हिंदी बोली जाती है। और 10वां हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य ऐसे जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 9। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रौत और गौत कख नहीं होंदा,
पहाड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस बार जो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के शब्द जो कम आए इस पेपर में, अगले पेपर में थोड़े 2-3 प्रश्न इसके थोड़े बढ़ा देंगे, है ना। तो रौत और गौथ कख नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मीनिंग देखो तो क्या कह रहा है कि हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, रावत और जो गौथ, गौथ की मतलब दाल होती है, गहत जो होती है वो कहानी होती है, गहत की फसल हर जगह हो जाती है और रावत भी अक्सर हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इसका जो पूरा मतलब निकलता है इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि किसी भी वस्तु का सभी स्थानों में उपलब्ध होना। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसी भी वस्तु का सभी स्थानों में उपलब्ध होना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन यहां पर रीजनिंग का, एस का पति जे है। देखो भाई इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन जो ये क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन वाले हैं, इसमें चित्र बनाना होता है। तो चित्र बना के ज्यादा आसान से कर सकता है। करके आपको जो है बड़ा रिश्ता होगा तो आप ऊपर की तरफ को लिखोगे, छोटा रिश्ता होगा तो आप नीचे की तरफ को लिखोगे, और बराबर का रिश्ता होगा तो आप अगल बगल में ऐसे करके लिखोगे। और अगर क्या है आपका लड़का है, लड़का बाई चांस कोई ए है और वो लड़का है तो प्लस लिख दोगे उसके ऊपर, और लड़की है तो आप ए के ऊपर क्या लगा दोगे, माइनस। तो आपका बहुत आसानी से निकल जाता है। देखो एस का पति जे है, तो अगर एस का पति जे है तो एस का पति जे है तो पति पत्नी बराबर का ही रिश्ता होता है। तो एस का पति जे है तो जे पति है मतलब ये लड़का है, और एस मतलब क्या है, लड़की है। तो एस का पति हो गया जे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। जे की पुत्री एम, तो जे की पुत्री क्या है, एम। इनकी पुत्री कौन है, एम है। एम पुत्री है तो माइनस कर दिया, इसकी पुत्री हो गई एम। एम का, जे की पुत्री एम का पुत्र आर है। एम का भी पुत्र कौन है, आर। तो एम का पुत्र है आर, तो पुत्र है तो प्लस कर दिया, एम का पुत्र आर है। आर के चाचा के, तो आर के चाचा के हैं, तो जो आर के चाचा होंगे भाई ये तो इसकी पुत्री हो गई, एम की पुत्री होगी, तो इसका मतलब जो क्या होता है, पति होगा। किसका पति होगा, कोई जिसका पता नहीं उसका पति हो गया, और इसके पति का क्या होगा, कोई भाई होगा। जो कौन है, आर के चाचा के हैं, तो वही आपका इसका क्या लगेगा, चाचा। इसका चाचा हो गया के, है ना, इसका क्या हो गया, ये चाचा हो गया के, है ना। तो इसके मतलब इसके पति का भाई होगा या फिर इसके पिता का भाई होगा, तभी तो चाचा लगेगा, है ना। एस के एकमात्र भाई टी है, तो एस के एकमात्र भाई टी है, तो एस का एक भाई है जो कौन है आपका टी, इसका भाई है, एस का भाई है कौन, टी है। तो इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा ठीक करवाया था कि जे का के क्या लगता है, तो जे का के क्या लगता है, तो जो जे है इसका ये के क्या लगेगा भाई। तो देखो ये जे की बेटी है और ये बेटी का पति यहाँ होगा, तो पति का भाई है, तो बेटी का पति भी दामाद होगा और उसका भाई भी क्या लगेगा, दामाद ही लगेगा। तो दामाद इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, 8:30 पर घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका हमने ट्रिक पहले भी बताई थी आपको। आप सिंपल सी एक घड़ी बना लो ऐसे करके, है ना। घड़ी में यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जैसे 8:30 है, तो 8 जब बजते हैं तो घंटे की सुई कहाँ होती है भाई, 8 पे होती है। तो घंटे की सुई आपकी कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। और 30 मिनट होते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होती है, तो 6 पे होती है। अब आपको क्या करना होता है कि इनके बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना गैप आ रहा है, तो 1 2 घंटे का गैप आ रहा है। तो जितने घंटे का गैप आएगा वो लिखोगे, उसमें हमेशा 30 की गुणा कर दोगे, 30 की गुणा कर दोगे। अब करना आपने यहाँ पे, अगर तो घंटे की सुई आगे होगी मिनट की सुई से तो आप क्या करोगे, प्लस। और अगर घंटे की सुई पीछे होगी, बाई चांस मिनट की सुई आगे होती है और घंटे की सुई पीछे होती है, तो करता है आप माइनस। और मिनट का आधा कर दोगे, तो 30 मिनट है तो 30 मिनट का आधा कितना होता है, तो 15 होता है। तो बस इसको सॉल्व करना, यही आंसर हो जाएगा। तो 30 दूनी 60 प्लस 15, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखना, देखो यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो पहले वह अपने दाईं ओर, देखो आपको पता होना चाहिए कि दिशाएं क्या होती है, ये वाली होती है पूर्व दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, और ये वाली होती है दक्षिण दिशा। तो कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, सपोज पूर्व दिशा इधर को होती है, तो इधर को क्या है, मुंह करके ऐसे करके खड़ा है। इधर को पूर्व दिशा इधर को होती है, तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह अपने दाएं 180 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो इधर को जब मुंह करके खड़ा है तो उसका दाएं कहां हो जाएगा, इधर को। तो दाएं 180 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो भाई ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इतना बनेगा और 90 डिग्री का कोण इसका इतना और बनेगा। तो 180 जब घूमेगा वो तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस 180 डिग्री के कोण पर ये घूम गया, तो यहाँ पे पहुंच गया। तो अब इसका मुंह कहाँ हो गया, अब इधर को हो गया, यहाँ घूम गया इधर, ठीक है। इसके पश्चात वह अपने बाएं 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो जब इधर को उसका मुंह है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर। तो बाएं घूमा और 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो अब यहां से इधर वापस घूमेगा तो 90 डिग्री का कोण इतना बनेगा। तो बाएं घूमा और 90 डिग्री के कोण पर घूम गया, तो ये 90 डिग्री के कोण पर घूमा, तो अब इसका मुंह कहां हो गया, इधर नीचे को हो गया। और अंत में अपने दाएं 45 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो जब नीचे को जा रहा है तो उसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर। तो अंत में अपने दाएं कितने डिग्री के कोण पर घूमता है, 45। तो ये पूरा 90 होगा यहाँ पे, तो 45 कहां होगा आपका, ये वाला होगा। तो इसके बाद फिर यहाँ से दाएं घूमा और 45 डिग्री के कोण पर चले गया। अब इसका मुंह कहाँ आ गया, इधर को आ गया। अब इसका मुंह इधर को आ गया तो उसकी पीठ किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह तो है आपका इधर,
मुंह जब इधर को होगा उसका, तो पीठ उसकी किधर को होगी, पीठ आपकी इधर को होगी। तो हमने ये बताना कि ये वाली दिशा कौन सी उसकी पीठ किधर को है। तो आप लोग देखना भाई, ये तो उत्तर दिशा होती है और ये कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। तो उत्तर पूर्व हो जाएगा या पूर्वोत्तर बोल सकते हो आप इसको। तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। तो सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि लाल को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को भूरा कहा जाए, भूरे को नारंगी कहा जाए और नारंगी को लाल कहा जाए, तो ट्रैफिक सिग्नल में ट्रैफिक रोकने वाला सिग्नल कैसे रंग का होगा। तो भाई जो ट्रैफिक रोकने वाला जो सिग्नल होता है वो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ट्रैफिक रोकने वाला सिग्नल किस रंग का होता है, लाल रंग का। लेकिन लाल को क्या कह रहा है, वो कह रहा है लाल को नीला कहा जाए। तो लाल को जब नीला कह रहे, तो लाल को नीला कह रहे, तो ट्रैफिक सिग्नल को रोकने वाला जो रंग होगा वो कौन सा होगा, नीला होगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ प्लस हो, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखना आप लोग कि हमें जो साइन इस हिसाब से चेंज करने की, जैसा आपका 45 है, फिर -5 है, तो -5 है, तो माइनस का अर्थ भाग बोल रहा है, तो भागा 5 हो जाएगा। फिर आपका +12 है, तो +12 है, तो प्लस के लिए बोलो, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो गया, फिर 12 लगा दो। फिर आपका -3 है, तो -3 है, तो माइनस का अर्थ फिर से क्या हो जाएगा, भाग है, तो भागा 3 हो गया। फिर गुणा आ रहा, गुणा के लिए क्या बोला, गुणा का अर्थ प्लस है, तो गुणा की जगह आपका प्लस हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 6। फिर भागा 3 है, तो भाग के लिए क्या बोला, भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणा आपका 3 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है कि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, भाग के बाद गुणा को करते हैं और फिर प्लस या माइनस सबसे लास्ट में करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग आपका एक तो आया यहाँ पे और एक आया भाग यहाँ पे, दो जगह आया भाग। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 का भाग दोगे 45, तो 5 में 45, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। 3 का भाग दोगे 12 में, तो 3 चौक 12, तो 4 आ गया। बाकियों को ऐसे लिखो, +6 और गुणा 3। इसके बाद गुणा को करते हैं, तो गुणा आपका कहाँ आया है, ये यहाँ पे आया है, तो बाकियों को ऐसे लिखो, 9 - 4 + 6 तिया 18। बस अब लास्ट में आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 और प्लस 18, और 18 और 5 कितना होता है, तो 18 5 होता है 23, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा। तो बी हो गया आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये देखो, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो, माह का तीसरा दिन सोमवार मतलब किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार, मतलब कितनी, 3 तारीख है, तो पहली तारीख जो भी हो, लेकिन तीसरा दिन सोमवार है, तो 3 तारीख को बता रहा हूं, किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, तो ठीक है 3 तारीख हो गया सोमवार। तो कह रहा निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। 21वें दिन से आगे 5वां दिन, तो 21वें दिन के आगे 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब 21 के बाद 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26। तो कुल मिलाकर वो कह रहा है कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो हमें 26 तारीख का निकालना है। तो अब आप लोग देखो भाई, 3 तारीख को सोमवार है, तो हर 7 दिन के बाद जो है दिन रिपीट होते हैं, तो आपका 3 तारीख के बाद 10 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर आपका 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, सोमवार। फिर आपका 17 और 7 कितना होता है, 24, तो 24 तारीख को भी क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। तो 24 तारीख को सोमवार है, तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार, और 26 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार। तो 26 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। तो बुधवार मतलब डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज बता रहा हूं कि जब भी कभी इस तरीके से कोई बॉक्स हो और बॉक्स में ऐसे करके त्रिभुज बनाए जा रहे हैं, है ना, तो त्रिभुज बन गया 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8, तो गिनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, चाहे कितने भी ऐसे करके भी खींच दे लाइन है, तो आपको क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कर दोगे, तो टोटल 8 आए, तो 8 दूनी 16, बस दुगुना करना है, तो इतने त्रिभुज आएंगे इसमें, है ना। दूसरी बात कि अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है कोई, चलो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ अगर हम एक और जोड़ दें ऐसे करके, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जहां से ज्वाइंट होता है ना, उससे 2 त्रिभुज और निकल के आते हैं। देखो, एक ये वाला निकल के आ जाएगा और एक ये वाला बड़ा निकल के आ जाएगा। तो देखो, इसी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखना आप लोग कैसे निकलेंगे। यहाँ पे देखना कि 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 तो हो जाएंगे भाई इसमें, इसी में भी सेम हो जाएंगे 12, इसमें भी हो जाएंगे सेम 12, और इसमें भी हो जाएंगे सेम 12। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 तो हो गए ये। अब हमने अभी क्या बताया था कि जब ज्वाइंट होता है जहां से, वहां से 2 त्रिभुज निकल के आते हैं। देखो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, तो एक त्रिभुज ये इस तरीके से ये वाला निकल जाएगा, और एक त्रिभुज ये ऊपर को निकल जाएगा इस तरीके से, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक ये निकल जाएगा एक, और एक ऐसे करके निकल जाएगा 2, तो 2 निकल जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ये ज्वाइंट हो रहा है इसके साथ ऐसे करके, तो 2, एक यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, और एक यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, 2 निकल गए एक। और एक चीज ध्यान देना, जब नीचे को ज्वाइंट होता है तो एक त्रिभुज एक यहाँ पे ये वाला निकल के आ जाएगा, ये वाला,
ये देखो एक बड़ा सा ये वाला त्रिभुज निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये कितने बन जाएगा, एक और हो जाएगा। तो 48 और 2 50, 50 2 52, 52 2 54 और 1 55, तो 55 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 11 जनवरी 1948 को रविवार हो तो 11 जनवरी 1951 को कौन सा दिन होगा। देखो भाई 11 जनवरी 1948 का दिया हुआ है रविवार, और इसके बाद सीधा 1951 का पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले एक बार लिख लेना सारे सन, और उसके बाद देखना मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक इसकी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1948 लिखना है, फिर 1949 लिखना है, फिर 1950 लिखना है, फिर 1951। 1948 का दिया हुआ 1951 तक के सारे, 48 से 51 तक के सारे सन लिख दिए। जब आप सारे सन लिख लोगे, मतलब जहां से दिया वहां से लेकर और जहां का पूछ रहा वहां तक के सारे सन लिख लोगे। अगर तो महीना जो है जनवरी या फरवरी का होगा दिया हुआ यहां पे, तो आपको पहले वाला लेना है और लास्ट वाला छोड़ना है। और अगर जनवरी या फरवरी के बाद का महीना जैसे मार्च से दिसंबर तक का है, तो पहले वाला छोड़ोगे सन और लास्ट वाला क्या है, लोगे। तो यहाँ पे जनवरी या फरवरी का महीना है तो पहले वाला लेंगे और लास्ट वाला क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और अब आपको देखना है कि अगर तो लीप ईयर है, जैसे 48 है तो 4 का भाग जाता है लास्ट की 2 संख्याओं में, तो लीप ईयर होता है। जिसके लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग जाता है वो लीप ईयर होता है, और जिसकी लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जाता वो साधारण वर्ष होता है। तो अगर लीप ईयर आएगा तो उसके लिए 2 लिखोगे, ये 49 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष के लिए 1 लिखोगे। फिर 50 में भी 4 का भाग नहीं जाता तो ये भी साधारण वर्ष है, तो इसके लिए भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो साधारण वर्ष है तो 1 लिखोगे, लीप वर्ष है तो 2 लिखोगे। अब ये लास्ट वाला हमने नहीं लेना था, तो इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3 और 1 4 आ जाएगा बस। तो हमारा क्या था, 11 जनवरी 1948 को क्या था, रविवार था। तो रविवार में हमने क्या करना है, 4 जोड़ देना है। 4 जोड़ देना तो 1951, 11 जनवरी 1951 का आ जाएगा। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बृहस्पतिवार। चलो अगला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखो भाई अगर हम पिता और पुत्र की बात करें, तो पिता और पुत्र की बात करें तो पिता की जो वर्तमान आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिता की 4 है तो पुत्र की क्या हो जाएगी, 1। ऐसे करके आप रेशियो बना सकते हो। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मतलब 5 वर्ष पहले की बात करें, कितने वर्ष पहले की बात, 5 वर्ष पहले की बात, कि पिता की आयु अगर 7 थी तो पुत्र की क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि 7 गुनी बोल रहा है। अब इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 7 ही कम 7 हो जाएगा और 4 ही कम 4 हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3। इसकी माइनस करके आप क्या करना है, 3 के बराबर आपने क्या लिखना है, ये 5 लिखना है, जितने साल के बाद का वो अंतर दे रहा है। और बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, जो नीचे वाला रेशियो होगा ना इसका माइनस करना है। तो 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये 6। तो आपको क्या निकालना है, हमने निकालनी है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 4 है। तो हमने 4 बराबर निकालना है, इसको 5 गुणा 6, तो अपनी जगह पे 4 निकाल रहे तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु, तो 40 वर्ष। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पास जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो 2 है, फिर आपका 9 है, फिर क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, 17 के बाद लिख रहा है 30, 30 के बाद लिख रहा है 50, 50 के बाद लिख रहा है 81 और 81 के बाद लिख रहा है 125 और कह रहा है कि इसका आगे क्या आएगा। तो इसका आगे क्या आएगा, यहाँ पे ये निकालना है। सबसे पहले आप लोग देखना इनके बीच का अंतर देखना, जरा इनके बीच का अंतर देखना है, सबके बीच का अंतर। ये देखो आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो अगले स्टेप में जरूर मिल जाएगा। कितना अंतर आएगा, यहाँ पे 7 का अंतर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 7 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं 8, यहाँ पे 8 जुड़ गए। यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, 13 है ना, 13 और 17 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं 30 और 20 50, 20 जुड़ गए। यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, 31 जुड़ रहे हैं, है ना, 50 और 31 81 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने जुड़ रहे हैं, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे जो है 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, 12 में से 8 गया 4, 44। यहाँ पे 44 बच गया ना, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, 44। अब देखो कोई सीरीज आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है ना, कुछ लग नहीं रहा सीरीज, जैसे ऐसा होता है 7 8 9 10 11 12 ऐसे, या फिर 1 1 2 2 बढ़ रहे, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा। अब दूसरा गैप देखो जरा, दूसरा गैप देखना, यहाँ पे दूसरा गैप क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 का गैप आ रहा है, 7 और 1 8। यहाँ पे देखो कितने का गैप आ रहा है, 8 और 5 13, 5 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है, 13 और 7 20। यहाँ पे देखो कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 11 का गैप, है ना, 21 और 11 31। और यहाँ पे देखो कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 3 और 1, यहाँ पे आ रहा है आपका 13 का गैप, ये आ गया आपका इतना गैप। अब यहाँ पे कितने का गैप आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अभी भी देखो 1 5 7 11 13, यहाँ पे भी कुछ गैप नहीं लगा। विषम संख्या अगर अभाज्य संख्या भी देखते तो 1 फिर 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सीधा 5 आया, फिर 7 फिर 11 फिर 13, फिर एक गैप और देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 4 का। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, देखो 4 का गैप आ गया। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 5 और 2 7, तो 2 का गैप आ रहा है। यहाँ पे देखो कितने का गैप आ रहा है, 7 और 4 11, 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 11 और 2 13, 2 का गैप आ रहा है। देखो
पहले 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का। अब कितने का गैप आना चाहिए? 4 का। तो 4 का गैप आना चाहिए। तो 4 का गैप आना, तो 13 4 कितना होता है? 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे कुल मिला के 17 आना चाहिए। अब देखो 17 में 44 को जोड़ो, तो 17 में 44 को जोड़ोगे वो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 4 11, और 4 और 1 5 और 1 6, 61 आ जाएगा। और 61 में अब 125 में 61 जोड़ो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 8, तो यहाँ पे हो गया 186। तो 186 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे आगे आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन है। उत्तराखंड के क्वेश्चन आपके आएंगे 70 तक, और 71 से और 100 तक फिर जीएस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का जो है मिश्रण होगा। ठीक है, तो चलो 31 क्वेश्चन, कपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पे देखना कपनी ग्लेशियर। ठीक है, कपनी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो कपनी ग्लेशियर हो जाएगा आपका बागेश्वर में। ठीक है, तो बागेश्वर जनपद में आपका कपनी ग्लेशियर है। बाकी यहाँ पर देखो पिंडारी ग्लेशियर हो जाएगा आपका बागेश्वर में। ठीक है, कपनी ग्लेशियर हो जाएगा, मेघतुली ग्लेशियर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, बागेश्वर में। बाकी पिथौरागढ़ में देखो, पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर है? मिलम ग्लेशियर हो गया, लीलम ग्लेशियर हो गया। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, काला पानी ग्लेशियर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पिथौरागढ़ में हो जाएंगे। ठीक, चलो बाकी उत्तरकाशी में आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि आपका राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32, गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भाई 4 नवंबर 2008 को आपको गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में आपको पता है भाई, गंगा नदी उत्तरकाशी के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी के नाम से निकलती है, और आपका उत्तरकाशी, टिहरी, आपका पौड़ी होते हुए हरिद्वार से बाहर चली जाती है हमारे राज्य से। और इसकी जो टोटल लंबाई है, देखो गंगा की अगर हमारे राज्य में टोटल लंबाई देखें तो गंगा की टोटल लंबाई हमारे राज्य में हो जाएगी 196। ठीक है, 96 किलोमीटर हो जाएगी, जबकि पूरे भारत में इसकी जो लंबाई है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी भारत में पूरी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, भागीरथी के नाम से निकलती है गंगा नदी उत्तरकाशी के गोमुख नामक स्थान से। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भाई हमारे राज्य में। ठीक है, जाड़ गंगा हो गई आपकी, रुद्र गंगा, केदार गंगा हो गई आपकी। ठीक है, सिया गंगा हो गई आपकी, अस्सी गंगा हो गई आपकी, बिलंगना नदी, तो बहुत सारी नदियां। फिर पौड़ी में आकर नयार नदी मिलती है इससे। ठीक है, ऋषिकेश में आपका चंद्रभागा नदी मिलती है, फिर आपका रुड़की हरिद्वार में आपका मिलेगी सोलानी नदी मिलेगी। ठीक है, और आपका सोंग नदी भी गंगा की सहायक नदी है जो हमारे राज्य में मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 33, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहां पे देखना भाई, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है अल्मोड़ा को, ये तो ठीक है आपका। बाल मिठाई का घर, ये गलत हो जाएगा भाई आपका। बाल मिठाई का घर आपका अल्मोड़ा को जाना जाता है बाल मिठाई का घर। ठीक है, बाकी आपका मिनी कश्मीर, पिथौरागढ़, गायत्री तीर्थ के रूप में आपका हरिद्वार में जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देखना 34 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहां पर कुछ प्राचीन नाम दिए हैं। ठीक है, पुनाड़ आपका हो जाएगा भाई, रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है पुनाड़। ठीक है, उत्तर का काशी आपका विभानडेश्वर आपका ये जो अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका उत्तर का काशी। उत्तर का वाराणसी आपका कहते हैं बागेश्वर को। ठीक है, उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी, ध्यान रखना, नीलगिरी यहाँ पर पर्वत है, नील पर्वत या नीलगिरी पर्वत, इसलिए बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी उत्तर का काशी आपका विभानडेश्वर, उत्तर का वाराणसी, बागेश्वर, और उत्तर का गया। अगर आपसे ऐसे पूछे कि उत्तर का गया किसे कहते हैं, तो उत्तर का गया के नाम से जाना जाता है कोटी प्रयाग। कोटी प्रयाग आपका हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग, तो आपका इससे जाना जाता है उत्तर का गया के नाम से, कोटी प्रयाग को। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई गलत, ऑकलैंड हिल्स के नाम से आपको मसूरी को नहीं जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35, निम्नलिखित में से किस एक नाम का संबंध उधम सिंह नगर के उपनगरों से नहीं है? ठीक है, देखो मुंडिया भी हो जाएगा भाई, उधम सिंह नगर का जो बाजपुर का नाम है, प्राचीन नाम, बाजपुर का प्राचीन नाम कह सकते हैं आप मुंडिया। ठीक है, बाकी कोटा आपका काशीपुर को कहते हैं, कोटा काशीपुर, ये भी आपका उधम सिंह नगर में हो जाएगा। ठीक है, तपेड़ा आपको कहा जाता है तराई क्षेत्र। ठीक है, तपेड़ा भी आपका उधम सिंह नगर में हो जाएगा। बमोरी नहीं होगा भाई, बमोरी दर्रा आपने सुना होगा, बमोरी दर्रा या बमोरी जो नाम है ये आपका काठ गोदाम को कहा जाता है भाई। काठ गोदाम में आपका एक दर्रा है, बमोरी दर्रा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36,
उत्तराखंड में पुरातात्विक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में पुरातात्विक के जनक के रूप में जाना जाता है आपका हैनवुड को। ठीक है, क्यों जाना जाता है भाई हैनवुड को? क्योंकि सबसे पहले हैनवुड ने क्या किया था, हमारे राज्य में सवादानों की खोज की थी। ठीक है, और सवादान यानी कि डेड बॉडी जो सबसे पहले हमारे राज्य में मिली है वो आपका 1856 में आपका देवीधुरा चंपावत में इसकी खोज की गई थी, देवीधुरा चंपावत में। ठीक है, और खोज करने वाले कौन थे? हैनवुड। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो हमारे राज्य में जो पुरातात्विक खोज होती है वो आपकी डेड बॉडी या सवादान मिलते हैं, जो कि देवीधुरा के चंपावत में 1856 में खोजे गए थे हैनवुड के द्वारा। इसलिए हैनवुड को कहा जाता है उत्तराखंड में पुरातात्विक के जनक। ठीक है, इसके 100 साल बाद आपका फिर शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में आपका मलारी गांव की खोज की थी। मलारी गांव, मलारी सवादानों की खोज की थी, सवादान। ठीक है, तो मलारी सवादान की खोज करता है शिव प्रसाद डबराल, जिन्होंने 1956 में मलारी सवादान की खोज की थी। और मलारी से बहुत सारी चीजें मिली भाई आपके, जैसे 5.2 kg का मुखौटा मिला है सोने का। ठीक है, कांसे का कटोरा मिला है, समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं, अश्व कंकाल मिला है। ठीक है, आपका चमड़े का कुतुब मिला है, कांसे का कटोरा मिला है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मिली है मलारी गांव से, जिसकी खोज करने वाले शिव प्रसाद डबराल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से गलत कथन छाड़ना भाई आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए देखना, प्रथम परमवीर चक्र, सबसे पहले परमवीर चक्र मिलता है सोमनाथ शर्मा को, ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखना, प्रथम महावीर चक्र दीवान सिंह दानू, देव सिंह दानू या दीवान सिंह दानू को मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। प्रथम शौर्य चक्र, देखो प्रथम शौर्य चक्र आपका हो जाएगा जयकृत सिंह रावत, जयकृत सिंह रावत को मिलता है। जबकि आपका भवानी दत्त जोशी को सबसे पहले मिलता है अशोक चक्र, प्रथम अशोक चक्र। राज्य का प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले हैं भवानी दत्त जोशी। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। बाकी प्रथम कीर्ति चक्र जो मिला है वो अजय वर्धन को मिला है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, देखो क्रिप्टोमैटिक पार्क, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन। ठीक है, ये आपका चक्राता हो जाएगा। घास संरक्षण केंद्र आपका हो जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा में है। प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क हो जाएगा आपका सितारगंज में। ठीक है, तो यानी कि एक ही बचा आपका ऑप्शन ए। विज्ञान पार्क आपका, देखो विज्ञान पार्क नहीं होगा यहाँ पर देहरादून में, यहाँ पर साइंस सिटी होगा, साइंस सिटी आपका देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39, निम्नलिखित में से मलारी के सवादानों के संबंध में गलत कथन का चुनिए। ठीक है, देखो मलारी सवादान जो हमारे पास मिले थे, ये मिले थे 1956 में। ठीक है, इसकी खोज करने वाले शिव प्रसाद डबराल है। तो पहला ही देखो ऑप्शन, किसकी खोज शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई है। ठीक है, 1956 में, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। गलत छाड़ना है आपको यहाँ पर। यहाँ से समुद्री जीवों के अवशेष मिले हैं। ठीक है भाई, अश्व कंकाल मिला है, यहाँ से स्वर्ण मुखौटा मिला है, चमड़े का कुतुब मिला है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये मलारी गांव से मिले ये सारी चीजें। मलारी से प्राप्त बर्तनों की तुलना पाकिस्तान के स्वात घाटी से की गई, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मलारी से जो आपके बर्तन मिले हैं भाई, जैसे कांसे का कटोरा मिला है, तो वैसे ही बर्तन हमें पहले स्वात घाटी यानी कि पाकिस्तान में मिल चुके हैं। तो मलारी के जो बर्तन है उसे पाकिस्तान के स्वात घाटी से उसकी तुलना की जाएगी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका गलत छाड़ना है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, यह पुरातात्विक की प्रथम खोज है, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। देखो मलारी गांव पुरातात्विक की प्रथम खोज नहीं है। ठीक है, प्रथम खोज आपका जो पुरातात्विक की होती है वो देवीधुरा के सवादानों की हुई थी, देवीधुरा सवादान। ठीक है, जो सबसे पहले हमें मिले थे 1856 में, और इसको खोज करने वाले हैनवुड है, जो इससे पहले क्वेश्चन था उसी में आपका आंसर मिल गया था। ठीक है, तो सबसे पहले खोज जो पुरातात्विक खोज होती है वो देवीधुरा के सवादानों की खोज होती है, 1856 में हैनवुड के द्वारा उसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलो 40 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला देखना कि पश्चिमी रामगंगा घाटी के नोला ग्राम के 73 कपमार्क्स की खोज करने वाले यशोधर मठपाल है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा भाई। पहला तो आपका सही है, क्योंकि रामगंगा घाटी से हमें कपमार्क्स मिले हैं 73 या कहीं कहीं पर 72 भी दिया होगा, लेकिन उसके खोज करने वाले आपका यशोधर मठपाल है, ये तो आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा देखना देवीधुरा कपमार्क्स, देवीधुरा में भी हमें कुछ ओखलियां मिली है, कपमार्क्स मिले हैं, उसकी खोज करने वाले आपका हो जाएंगे हैनवुड। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया, हैनवुड होगा यहाँ पे, हैनवुड।
ठीक है, हैनवुड के द्वारा खोजी गई थी। कहां पर? देवीधुरा कपमार्क्स, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा देखना, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के कपमार्क्स की खोज रिवेट कॉर्नक के द्वारा की गई थी। देखो, जो देवीधुरा में कपमार्क्स मिले हमारे पास, जिसकी खोज करने वाले हैनवुड है, इन्होंने खोज की थी यहां पर 1856 में, ठीक है। और अगर इसको मैं देखो परीक्षा वाणी में इसका आंसर गलत दिया गया, परीक्षा वाणी में दिया है कि देवीधुरा जो कपमार्क्स की खोज है वो MP जोशी के द्वारा की गई है, परीक्षा वाणी में ऐसे दिया है, ठीक है, शायद वो गलत लगता है मुझे। चलो ऑप्शन सी देखना कि द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कपमार्क्स जो मिले हैं उसकी खोज रिवेट कॉर्नक के द्वारा की गई थी, ठीक है भाई, 1877 में रिवेट कॉर्नक के द्वारा अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर से आपका क्या खोजे गए हैं? कपमार्क्स खोजे गए हैं। और कितने? 200 कपमार्क्स है और 12 समांतर पंक्तियों में है, 12 समांतर पंक्तियों में आपको यहाँ पर कपमार्क्स यानी कि ओखलियां मिलती है। तो तीसरा भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखना, गोपेश्वर के पश्चिमी नयार घाटी से जो कपमार्क्स मिले हैं इसकी खोज करने वाले देखो MP जोशी नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यशवंत सिंह कटोच के द्वारा जो आपका गोपेश्वर के नयार घाटी में आपका क्या मिले हैं? कपमार्क्स मिले हैं। तो आपका गलत आपका ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 41। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहां स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ जो स्थापित किया गया है ये हल्द्वानी यानी कि नैनीताल में खोला गया है, नैनीताल, हल्द्वानी के नैनीताल में, ठीक है, प्रथम डेयरी संघ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 42। ओम पर्वत स्थित है। देखो ओम पर्वत कहां पर है? पिथौरागढ़ में है भाई ओम पर्वत, ठीक है, जिसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। आदि कैलाश भी बोलते हैं इसे, ठीक है, आदि कैलाश या फिर इसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है ओम पर्वत को, छोटा कैलाश के नाम से, ठीक है। यहीं पर ओम पर्वत के पास आपका एक ताल भी है, ध्यान रखना उसे, पार्वती ताल आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा ओम पर्वत के पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 43। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना पहला कि ट्रेल पास दर्रे की खोज ट्रेल के द्वारा की गई, ठीक हो जाएगा, ट्रेल के द्वारा की गई थी 1830 में, पहला आपका सही है। दूसरा देखना कि फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई, 1931 में फूलों की घाटी की खोज होती है, 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है। तीसरा देखना कि नैनीताल झीलों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय पीटर वेरन को जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई, क्योंकि पीटर वेरन वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले 1841 में नैनीताल की खोज की थी। तो नैनीताल की खोज की और वहीं पर नैनी झील है, ठीक है, और इसको खोजने वाले या इसको भी दुनिया के सामने लाने वाले भी कौन है? आपका पीटर वेरन है। यानी कि यहाँ पर आपका सारे के सारे सही हो जाएंगे भाई, ऑप्शन डी सभी सही है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44। मासू देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? ठीक है, तो मासू देवता की पूजा करती है आपकी जौनसारी जनजाति, ठीक है। सबसे बड़ा देवता या इष्ट देवता इनका मासू देवता माना जाता है जौनसारी जनजाति का। और मासू देवता के नाम से एक जागड़ा त्योहार भी होता है जौनसार में, ठीक है, जागड़ा त्योहार होता है जो कि भादों के महीने में होता है, ठीक है, भादों के महीने में आपका जागड़ा त्योहार होता है आपका, जो मासू देवता के लिए प्रसिद्ध है। टॉन्स नदी में मासू देवता की जो डोली है उसे ले जाया जाता है, ठीक है, वहां पर उनकी मूर्तियों को नलाया जाता है, आपका जागड़ा जो पर्व होता है, ठीक है। बाकी आपका हमारे राज्य में भोटिया जनजाति, भाई इसका ध्यान रखना, भोटिया जनजाति पांचों जो जनजाति है उनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाली जनजाति, लिंगानुपात पूछे कि किस जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है, भोटिया जनजाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात पूछे, कम लिंगानुपात वाली जनजाति पूछे तो राजी का सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी थारू जनजाति की हो जाएगी, सबसे कम राजी जनजाति की हो जाएगी, ठीक है। और हिमालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली आपकी फिर भोटिया जनजाति हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर 45। पशुचारक संस्कृति की जानकारी हमें किस गुफा से मिलती है? देखो भाई, पशुचारक संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है ग्वारखे गुफा से, ठीक है। ग्वारखे गुफा यानी कि जो आपका चमोली में है, चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे आपका ग्वारखे गुफा हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमें चित्र मिले हैं वो आपका कुछ मनुष्य और कुछ जानवरों पशुओं के चित्र मिले हैं जो कि उन्हें हाँक रहे या ले जा रहे हैं, तो इसलिए पशुचारक संस्कृति की जानकारी अगर पूछे तो ये आपका ग्वारखे गुफा से मिलती है। बाकी आपका लाखों गुफा की खोज, देखो ग्वारखे गुफा की खोज करने वाले देखो राकेश भट्ट, ऐसे नाम दिया होता है, राकेश भट्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी ग्वारखे गुफा की, ठीक है। यहाँ पर मनुष्यों को त्रिशूलों के द्वारा अलंकित किया गया है। किस गुफा में मनुष्यों को त्रिशूलों के द्वारा अलंकित किया गया है? तो भी आपका ग्वारखे गुफा हो जाएगी जो कि आपका चमोली में है। बाकी लाखों गुफा जो है भाई इसकी खोज 1968 में होती है और MP जोशी के द्वारा की जाती है इसकी खोज, MP जोशी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगी लाखों गुफा अल्मोड़ा में है,
अल्मोड़ा, ठीक है। सुयाल नदी के किनारे आपका हो जाएगी लाखों गुफा, ठीक है। ये लाखों गुफा से हमें यहाँ पर मनुष्य के चित्र मिले हैं जो कि आपका नृत्य करते हुए दिखाया गया उन्हें, ठीक है। कुछ पशुओं के चित्र भी मिले हैं जिनमें लाल, काला, सफेद, ठीक है, कतई रंग, ये सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। बाकी लाखों गुफा से हमें मिलता है कि लाखों गुफा का जो आकार है भाई, ध्यान रखना, लाखों गुफा का आकार जो है नागफनी की तरह है, नागफनी, ठीक है। नागफनी की तरह किस गुफा का आकार हो जाएगा आपका? लाखों गुफा का हो जाएगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना कि लाखों गुफा में यशवंत सिंह कटोच के द्वारा 7 मानव आकृतियों की खोज की गई थी। 7 मानव आकृतियां। अगर आपसे पूछे कि 7 मानव आकृतियां हमें कहां से मिली है और इसकी खोज करने वाले कौन है? यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। देखो, गुफा की खोज करने वाले हैं MP जोशी, जबकि यहां से इसी गुफा से हमें 7 मानव आकृतियां मिली है, उसकी खोज करने वाले आपका हो जाएगी यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। फड़का नोली गुफा अल्मोड़ा में हो जाएगी, अल्मोड़ा, ठीक है। इसकी खोज करने वाले 1985 में इसकी खोज होती है और यशोधर मटपाल के द्वारा इसकी खोज की गई, यशोधर मटपाल के द्वारा, ठीक है। बाकी पेड़शाला, जहां से हमें कतई रंग के चित्र मिलते हैं भाई, कतई रंग के चित्र, कतई रंग के चित्र हमें किस गुफा से मिलते हैं? तो ये आपका पेड़शाला हो जाएगी, और पेड़शाला गुफा भी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगी, ठीक है। और इसकी खोज करने वाले 1990 में यशोधर मटपाल के द्वारा इसकी खोज की जाती है पेड़शाला की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चलो 46 क्वेश्चन देखना। कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? देखो, कौथिक, हमारे राज्य में जो कौथिक होता है उसे बोलते हैं मेले को, ठीक है। मेले को बोला जाता है कौथिक, ठीक है। कौथिक जैसा आपने सुना होगा कि बाड़ा हाट का कौथिक, ठीक है, मेले को कहा जाता है आपका कौथिक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखना, लाखों गुफा के संबंध में गलत कथन चुनना आपको, ठीक है। देखो, लाखों गुफा के संबंध में गलत कथन चुनना है। पहला देखना कि यह अलकनंदा नदी के किनारे, पहला ही आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। अलकनंदा नदी के किनारे तो आपका ग्वारखिया गुफा है, ये हो जाएगी आपकी सुयाल नदी के किनारे, सुयाल नदी के किनारे आपका अल्मोड़ा में हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसका आकार है नागफनी की तरह, इसका आकार है। यहाँ मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लाल, सफेद, काला और गेरुआ आदि रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है भाई। आपको ध्यान रखना है, लाखों गुफा के बारे में अभी मैंने बताया था, 1968 में इसकी खोज होती है, MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, देखो बढ़ते क्रम में पूछा है आपका कि सबसे दूर कौन सा है समुद्र तल से। देखो सबसे दूर है हो जाएगा आपका केदारनाथ, यानी कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में दिया है, तो सबसे नजदीक यानी कि हो जाएगा आपका गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री यहाँ पर भी है। उसके बाद बद्रीनाथ हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका यमुनोत्री हो जाएगा और सबसे लास्ट हो जाएगा आपका केदारनाथ। यानी कि सबसे दूर आपका सबसे ऊंचाई पर जो धाम है, चारों धामों में सबसे ऊंचाई पर जो धाम है वो आपका केदारनाथ हो जाएगा। उससे नीचे जो है फिर आपका यमुनोत्री हो जाएगा, फिर उससे नीचे आते तो आपका बद्रीनाथ हो जाएगा, और सबसे जो नीचे है वो आपका हो जाएगा गंगोत्री, ठीक है। और अगर घटते क्रम में आता तो आपको सबसे पहले आपका केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री हो जाता। चलो नेक्स्ट देखना 49, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? देखो भाई, चिपको आंदोलन हुआ था 1974 में रैनी गांव, ठीक है, 1974 में होता है। यानी कि अगर आप डेट देखें तो 26 मार्च 1974 को यहाँ पर जो साइमन वुड्स जो कंपनी होती है उसके द्वारा यहाँ पर पेड़ों को काटने के लिए यहाँ पर रैनी गांव पहुँचती है आपकी कौन, साइमन वुड्स कंपनी जो होती है, सरकार के द्वारा भेजा जाता है, 26 मार्च को यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाली गोरा देवी भी है। बाद में इस आंदोलन से चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़ते हैं और आपका सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़ते हैं। कौन नहीं होंगे इस आंदोलन से? आपका लीलाधर जगुड़ी, क्योंकि ये साहित्यकार है भाई, लीलाधर जगुड़ी साहित्यकार है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है लीलाधर जगुड़ी को, शायद 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित नहीं है? देखो अल्मोड़ा गुफा आपकी, देखो अल्मोड़ा में आपका पेड़शाला भी हो जाएगी, फड़का नोली भी हो जाएगी और हटवाल घोड़ा गुफा भी हो जाएगी। बाकी आपका हुडोली नहीं है भाई, हुडोली हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, हुडोली की गुफा उत्तरकाशी में है। और यहाँ पर हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। और यहाँ पर जो लिपि है वो संक लिपि का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों में किन लिपि का प्रयोग किया गया है? संक लिपि का प्रयोग किया है। तो ध्यान रखना, नीले रंग के शैल चित्र या संक लिपि का प्रयोग हमें किस गुफा में देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगी आपकी हुडोली जो आपका उत्तरकाशी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
51 सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। कथन ए देखना कि भागीरथी व अलकनंदा को क्रमशः सास और बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। हमारे राज्य में सास और बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा नदी को। कारण देखना कि भागीरथी की अपेक्षा अलकनंदा अधिक बहाव के साथ अपना पथ तय करती है, ठीक है भाई। दोनों आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। कथन भी और कारण भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अलकनंदा नदी ऐसी नदी है जिसमें बहुत सारी नदियां मिलती है भाई, बहुत सारी नदियां, ठीक है। ये आपका होगी, बहुत सारी नदियां मिलती है इसमें, और ये जब आगे बढ़ती है नदी तो इसका पथ जो होता है वो बहुत तेज होने लगता है, ठीक है। तो इसे इसलिए आपका भागीरथी की अपेक्षा, अच्छा भागीरथी से ज्यादा ये तेज बहाव वाली नदी हो जाएगी, यानी कि इसका पथ जो होगा वो बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहला भी सही है आपका, दूसरा भी कारण भी सही है, और यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सही है, ठीक है, और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण इसका नहीं निकलेगा भाई, ठीक है। सास बहू इसलिए नहीं कहते इसे कि ये तेज बहाव वाली है, यानी कि इसका पथ तेज है इसलिए नहीं कहते हैं, यानी कि इसका जो आपका जो स्पष्टीकरण है वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन स्पष्टीकरण जो इसका है वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 52 सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पर कि रूपकुंड को कंकाली ताल भी कहा जाता है, ठीक है भाई। रूपकुंड आपका चमोली में हो जाएगा, इसे कंकाली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं। बाकी कारण देखना कि एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ राजा यश धवल और उनकी पत्नी वल्पा तथा सैनिकों के कंकाल प्राप्त हुए, ठीक है भाई। यानी कि इसका कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा, और कारण और सही कथन इसका क्या है, सही बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण आपका मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कंकाली ताल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अच्छा रूपकुंड को कंकाली ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं, बहुत सारे सैनिकों के कंकाल मिले हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखना 53 सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखना कथन देखना उत्तराखंड राज्य चिन्ह में राज्य की भौगोलिक झलक नजर आती है, ठीक है भाई। हमारा जो राज्य चिन्ह है उसमें हमारे भौगोलिक झलक दिखती है, यह आपका सही हो जाएगा। कारण देखना कि राज्य चिन्ह में अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। देखो भाई कथन भी सही हो जाएगा इसका, और कारण भी सही हो जाएगा, लेकिन जो कारण है आपका वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि भौगोलिक झलक इसके वजह से नहीं मिलती है, सत्यमेव जय की वजह से, ठीक है। अगर भौगोलिक झलक इसके वजह से मिलती तो आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाते, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों कथन तो सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखना कथन ए और कारण दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखना 54 निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखना कालसी अभिलेख की खोज, यहाँ पर अभिलेख और उसके खोजकर्ता दिए हैं। कालसी अभिलेख की खोज करने वाले हैं जॉर्ज फॉरेस्ट, ठीक है भाई। 1860 में कालसी अभिलेख की खोज होती है, और खोज करने वाले कौन होते हैं, जॉर्ज फॉरेस्ट। तालेश्वर अभिलेख की खोज करने वाले आपके वाई के गुप्ते, और ये 1915 में इसकी खोज करते हैं, ठीक है, ठीक है। पांडुकेश्वर अभिलेख इसके खोज करने वाले या संपादक हो जाएंगे कील हॉर्न, और इन्होंने 1894-95 में, ठीक है, इस पांडुकेश्वर अभिलेख के संपादक बोल सकते हैं या खोजकर्ता बोल सकते हैं। लाखा मंडल अभिलेख एमपी जोशी के द्वारा नहीं खोजा गया था, लाखा मंडल अभिलेख जॉर्ज ब्यूलर के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। लाखा मंडल अभिलेख की खोज करने वाले कौन है, जॉर्ज ब्यूलर, ठीक है। लाखा मंडल अभिलेख जो राजकुमारी ईश्वरा का भी अभिलेख बोलते हैं इसे, ठीक है, जो कि आपका लाखा मंडल में मिला है, इसके खोज करने वाले कौन है, जॉर्ज ब्यूलर। चलो नेक्स्ट देखना पंवार वंश के समय तिमासी क्या था भाई। 55 देखना पंवार वंश के समय तिमासी क्या था। देखो पंवार वंश के समय तिमासी था एक प्रकार की मुद्रा, आपने पढ़ा भी होगा कि मोनाशाही रजत तिमासी, मोनाशाही रजत तिमासी नाम का सिक्का जो छापने वाला है वो था आपका प्रदीप शाह, ठीक है। प्रदीप साहब ने इस नाम का सिक्का छापा था कि तिमासी, मोनाशाही रजत तिमासी नाम का सिक्का छापने वाला पंवार वंश का राजा है प्रदीप शाह। और ये क्वेश्चन पूछा भी था भाई आपका, ठीक है, कि पंवार वंश में तिमासी क्या था, तो तिमासी एक प्रकार की मुद्रा थी, और इस मुद्रा का नाम क्या था, मोनाशाही रजत तिमासी नाम, ठीक है, जो प्रदीप शाह ने छापा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सही विकल्प देखना कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी और देहरा। देखो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा पौड़ी और नैनीताल, 2 जिलों में फैला है ये, ठीक है, पौड़ी और नैनीताल में। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बाकी पहला भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सही छाड़ना आपको। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में,
अल्मोड़ा में, ठीक है, जो कि आपका 1982 में बनता है। और ये आपका बनता है भाई 1936 में, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अस्कोट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देना अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। 1986 में इसका स्थापना होती है। 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है आंसर, क्योंकि सही एक भी नहीं है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखना 57, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति, तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति की जो शुरुआत हुई थी या उसका नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो आई थी वो 2008 में आई थी, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति मार्च 2023, और ये नई सौर ऊर्जा नीति की बात कर रहा है। नई सौर ऊर्जा नीति 2023 की है, ठीक है। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन आपका अप्रैल 2001 में होता है, 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। गलत हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है 1988 में, ठीक है। और 1990 में इस कंपनी के पास टिहरी बांध का कार्य सौंपा जाता है, जिसके बाद आगे जो 1990 के बाद आपका टिहरी बांध जो बनाती है वो आपका THDC के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 58, हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उदंडों को दंड देने वाला शासक किस पंवार शासक को कहा जाता है। देखो हिंदुओं का रक्षक या सील का सागर, उदंडों को दंड देने वाला शासक हो जाएगा भाई पंवार वंश में, तो हो जाएगा आपका फतेहपति शाह, ठीक है। फतेहपति शाह के शासनकाल को एक तो पंवार वंश का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके दरबार में नवरत्न भी रहते थे भाई, नवरत्न। किस पंवार वंश के शासनकाल में, राजा के शासनकाल में नवरत्न रहते थे? फतेहपति शाह के शासनकाल में। बाकी चित्रकला का जो स्वर्ण काल, देखो चित्रकला का स्वर्ण काल भी अगर आपसे पूछे तो आपका फतेहपति शाह है, ठीक है। और इसके दरबार में बहुत सारे कवि जैसे रतन कवि, मतीराम, ठीक है, ये सारे कवि आए थे और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। इनके जो राज कवि थे भाई रामचंद्र कंडियाल इनके राज कवि थे, ठीक है, जिन्होंने फतेह शाह यशो वर्णन नाम की पुस्तक लिखी है रामचंद्र कंडियाल के द्वारा। बाकी श्याम शाह का वर्णन भाई आपका जहांगीरनामा में मिलता है। ध्यान रखना, जहांगीरनामा में किस राजा का नाम मिलता है? तो श्याम शाह का नाम मिलता है, ठीक है। महिपति शाह तिब्बत पर आक्रमण करने वाला, सबसे ज्यादा 3 बार आक्रमण करता है तिब्बत पर महिपति शाह। इसके जो 3 महान सेनापति थे, माधव सिंह भंडारी, लोधी रिखोला और बनवारी दास, ठीक है, महिपति शाह के सेनापति थे। बाकी अजय पाल, आपको पता है अजय पाल राजधानी चेंज करता है भाई, ठीक है। चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर 1512, चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ 1512 में, उसके बाद देवलगढ़ से श्रीनगर 1517 में, ठीक है। बाकी अजय पाल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट देखना, जेसुइट दल का संबंध किस पंवार शासक है? जेसुइट दल का संबंध किस पंवार शासक से? देखो जेसुइट दल आया था हमारे राज्य में 3 बार आया है जेसुइट दल, ठीक है। 1624 में आया, 1625 में आया और 1631 में जेसुइट दल के व्यक्ति आते हैं हमारे यहाँ। जेसुइट दल आपका पुर्तगाली थे भाई, पुर्तगाल से आए थे ये, ठीक है। जेसुइट दल का जो पहला व्यक्ति आता है उसके नाम होता है आंतेनियो दी आंद्रेतो, ठीक है। और इनके साथ एक और था मार्क विंस नाम का व्यक्ति। ये दोनों व्यक्ति आते हैं 1624 में श्रीनगर, और उस समय राजा होता है श्याम शाह, ठीक है, श्याम शाह। 1625 में भी यही दोनों आते हैं, ठीक है। 1631 में आता है आपका अजबेडो नाम का एक जेसुइट दल का व्यक्ति आता है 1631 में। तो हमारे राज्य में जेसुइट दल के 3 बार आया था जेसुइट दल, 1624, 1625 और 1631 में। 1624 वाला ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये सारे के सारे लोग पुर्तगाल के थे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो वो आपका आंतेनियो दी आंद्रेतो था। किस राजा के शासनकाल में आया था? ये श्याम शाह के दरबार में आया था भाई, उस समय श्याम शाह राजा था, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका आंसर श्याम शाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? ठीक है, देखो कौन सा बांध उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? सुरिनगाड़ परियोजना, ये आपका हो जाएगा भाई पिथौरागढ़ में, ठीक है। सुरिन नदी है एक छोटी सी वहां पर, तो वहां पर हो जाएगा, तो पहला ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी करमोली परियोजना ये भी उत्तरकाशी में है, जाड़ गंगा पर, जाड़ गंगा नदी जो भागीरथी की सहायक है उस पर है। जखोली सांकरी परियोजना ये हो जाएगा भाई आपका सुपीन नदी पर, सुपीन नदी जो कि आपका उत्तरकाशी में बहती है। रूपीन और सुपीन, देखो एक आपकी आ रही है हिमाचल से रूपीन नदी, ठीक है, हिमाचल से आ रही है, और एक आपका उत्तरकाशी से आ रही है आपका सुपीन नदी, सुपीन। और इन दोनों का जो संगम होता है वो नेटवाड़ में होता है, नेटवाड़, ठीक है। नेटवाड़ जो उत्तरकाशी में जगह है। आगे जब ये नदी बहती है तो इसका नाम हो जाता है टॉन्स नदी, ठीक है, टॉन्स के नाम से आगे बहती है। तो आपका मनेरी बाली परियोजना हो जाएगी आपकी भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो कि पिथौरागढ़ में आपका सूरिन गार्ड। चलो नेक्स्ट देखना 61, हाल ही में किसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 2025 में जीआई टैग मिला, एक तो आपका बद्री गाय का घी, ठीक है, और दूसरा मिला है आपका बेड़ू, ठीक है, तो इन दोनों को मिला इस बार जीआई टैग। ठीक, हमारे राज्य में इससे पहले जीआई टैग 27 उत्पादों को मिल चुका था, 2 ये हो जाएंगे फिर 29 हो जाएगा, है ना, 27 उत्पादों को मिला था जीआई टैग। चलो नेक्स्ट देखना 62, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 उत्तराखंड के किन शिक्षकों को मिला था? तो 2025 में मिला है, एक तो मनीष ममगई है, दूसरा आपका मधुबाला हो जाएगी, डॉक्टर मधुबाला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 63, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन का लक्ष्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना था, इसके लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? देखो भाई, कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था 1916 में किया गया था, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे राज्य में एक तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों के शासनकाल में वन समस्या थी, दूसरी आपका बेगार समस्या थी, ये 2 बड़ी समस्या थी, इसलिए यहाँ की जो कुप्रथाएं हैं उसे समाप्त करने के लिए आपका कुमाऊं परिषद का गठन किया जाता है 1916 में। और इस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन होते हैं कुल 6 अधिवेशन, ठीक है, कुल 6 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन होता है 1917 में, ठीक है, दूसरा होता है 1918 में, तीसरा 1919 में होता है, चौथा आपका 1920 में होता है, ठीक है, पांचवा आपका 1923 और छठा आपका 1926 में होता है। 1926 के बाद कुमाऊं परिषद का विलय कर देते हैं कुमाऊं कांग्रेस में, ठीक है। तो 6 अधिवेशन होते हैं इसके। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1917 में अल्मोड़ा में होता है ये, ठीक है, और अल्मोड़ा में होता है जयदत्त जोशी के द्वारा इसका अध्यक्षता की जाती है। और इस अधिवेशन में एक व्यक्ति होता है, क्योंकि कुमाऊं परिषद नया अधिवेशन बना था, लोगों को पता नहीं था कि भाई इस अधिवेशन के बारे में। तो कुमाऊं परिषद के जो व्यक्ति होते हैं या इससे जो जुड़े लोग होते हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, ये चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा कुमाऊं परिषद से जुड़े। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पहला अधिवेशन था उसमें यह तय किया गया कि कुमाऊं परिषद का प्रचार करो पहले, ठीक है, और प्रचारक नियुक्त किया गया था लक्ष्मी दत्त को, ठीक है, यहां पर ऑप्शन में नहीं है, अच्छा हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रचारक नियुक्त किया गया था लक्ष्मी दत्त शास्त्री को पहले अधिवेशन में, ठीक है। अध्यक्षता नहीं करती है, अध्यक्षता करी जाती है जयदत्त जोशी के द्वारा, ठीक है, जबकि इसमें जो प्रचारक नियुक्त किया जाता है वो लक्ष्मी दत्त शास्त्री के द्वारा किया जाती है। चलो नेक्स्ट देखना 64, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा भाई आपका बागेश्वर में, ठीक है। कस्तूरी मृगों के लिए बनाया गया है, 1974 में इसका गठन स्थापना की जाती है। चलो नेक्स्ट देखना, राज्य की पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम का मतलब जो सबसे बड़ा है सबसे बड़े से छोटा। देखो, कामेट पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 7,756 मीटर हो जाएगी, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 7,120 मीटर, ठीक है, और हाथी पर्वत इसकी हो जाएगी 67-27 मीटर, और दूनागिरी की हो जाएगी 70-66। तो अब आप लगा सकते हो कि सबसे बड़ा कौन होगा भाई, इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा कामेट, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिशूल हो जाएगा, त्रिशूल के बाद आपका हो जाएगा दूनागिरी, ठीक है, 70 हो जाएगा, फिर 71, 70, फिर आपका 60, यानी कि 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन ए, ठीक है, 1 2 4 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66, गलत विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो गलत विकल्प का चयन करना आपको, ठीक है। देखो, शौर्य महोत्सव चेपड़ो गांव ये पड़ता है आपका चेपड़ो गांव चमोली में, तो यहां पर हुआ था शौर्य महोत्सव, ठीक है। नक्षत्र सभा का गठन कहां पर किया गया? मसूरी में, जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर मसूरी में, ये भी आपका सही हो जाएगा। एरोमेटिक प्लांट जूपा की खोज उत्तरकाशी नेलोंग घाटी में, ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी के सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 67, हाल ही में राज्य के किस नवनिर्वाचित सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा भाई आपका आंसर अजय टम्टा, ठीक है। देखो, हमारे राज्य से लोकसभा की है 5 सीटें, लोकसभा की हो जाएगी 5 सीटें। तो 5 सीटों से जो चुनाव जीते थे इस बार वो है अजय भट्ट जीता है भाई आपका नैनीताल लोकसभा सीट से, ठीक है, और आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से जीते हैं, ठीक है, हरिद्वार लोकसभा सीट से। बाकी आपका अजय टम्टा जीते आपके अल्मोड़ा लोकसभा सीट से, ठीक है,
अल्मोड़ा लोकसभा सीट से जीते आपके अजय टमटा। अनिल बलोनी ये आपका पौड़ी लोकसभा सीट से जीते। ठीक है, बाकी एक बची है टिहरी, माल्य लक्ष्मी शाह आपका टिहरी सांसद है अभी वर्तमान में। तो इन 5 सांसदों में से कौन अभी केंद्रीय सड़क मंत्री बने थे आपके केंद्र में, तो आपका कौन है, अजय टमटा। तो इस बार ये आपके क्या है, हमारे राज्य से केंद्रीय मंत्री है, वो भी कौन से मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री। चलो नेक्स्ट देखना 68, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शहर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछे या जिम कॉर्बेट नेशनल संग्रहालय पूछे तो ये हो जाएगा आपका काला डूंगी। ठीक है, नैनीताल में है ये। चलो 69 देखना, निम्नलिखित में से गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो गढ़वाली चित्रकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे भाई आपके मोलाराम। ठीक है, मोलाराम आपके जो इनके वंशज होते हैं, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आते हैं। आपके 2 चित्रकार होते हैं जो मुगल दरबार से आते हैं। ठीक है, श्यामदास और हरिदास नाम के 2 चित्रकार होते हैं। ठीक है, श्यामदास का बेटा होता है हरदास, हरदास का बेटा होता है आपका मंगतराम। ठीक है, हीरालाम, फिर मंगतराम, मंगतराम का पिता होता है आपका मोलाराम। ठीक है, मंगतराम का बेटा होता है आपका मोलाराम, और सबसे महान चित्रकार आपका मोलाराम है। इन्होंने बहुत सारे चित्रकार भी था, ये कवि भी था, चित्रकार, इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए भाई। अभी आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा था इनका एक चित्र। ठीक है, मयंक मुखी हो गया। ठीक है, मयंक मुखी, हिंडोला चित्र, दंपति चित्र हो गया इनका। ठीक है, मयंक मुखी हो गया आपका। इसके अलावा बहुत सारे चित्र इन्होंने जो इनका एक चित्रशाला भी है भाई, श्रीनगर में इनकी एक चित्रशाला, ध्यान रखना। ठीक है, मोलाराम चित्रशाला अगर आपसे पूछे श्रीनगर में। बाकी मुकंदी लाल ने मोलाराम के चित्रों को लोगों के सामने रखा। ठीक है, यानी कि दुनिया के सामने रखने वाले कौन है, मोलाराम के चित्रों को, वो आपका मुकंदी लाल है। ठीक है, बाकी किशोरी लाल वैद, ये भी भाई इनका एक संग्रहालय है अल्मोड़ा में। ठीक है, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, कुमाऊं की चित्रकला नाम से एक पुस्तक है शायद इनकी, देख लेना आप लोग, ध्यान से अभी आ नहीं रहा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखना, पुराना दरबार नामक राजभवन किसने बनाया था भाई। देखो, पुराना दरबार नामक राजभवन बनाया था सूरदर्शन शाह ने। ठीक है, और ये बनाया था इन्होंने 1848 में टिहरी में, टिहरी रियासत में बनाते हैं आपका, क्योंकि राजा बनता है सूरदर्शन शाह 1815 में। तो इसका अपने पास एक दरबार नहीं, इनका अपना महल नहीं होता है भाई। ठीक है, तो एक आपके एक विदेशी यात्री आते हैं मूरक्राफ्ट, सूरदर्शन शाह के शासनकाल में आते हैं आपका टिहरी, 1820 में आते हैं मूरक्राफ्ट नाम के एक विदेशी यात्री। तो वो सूरदर्शन शाह की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं कि राजा के पास अपना महल नहीं है, राजा के सैनिक झोपड़ी में रहते हैं, तो ऐसे ऐसे चीजें बताते हैं। ठीक है, जिससे सूरदर्शन शाह को बहुत बुरा फील होता है। उसके बाद सूरदर्शन शाह क्या बोलता है कि अपना महल बनाता है। ठीक है, उसे बोला गया है पुराना दरबार, और ये टिहरी में बनाया गया था सूरदर्शन शाह के द्वारा। बाकी फिर बाद में नया दरबार भी बनाते हुए कीर्ति शाह के द्वारा या नरेंद्र शाह के द्वारा नया दरबार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज आपके भाई उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा आज उतना नहीं था कि ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना पड़ा, थोड़ा फैक्ट टाइप से थे आज ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, चलो बाकी अब जीएस का आएंगे इसके बाद। चलो जीएस के क्वेश्चन देखना, 71 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है, इंडिया यूनानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन देखना, कौन सा कथन सही है, इंडिया यूनानी भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही है कि जो इंडिया है ये यूनानी भाषा का शब्द है। आप लोगों ने जेम्स अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर है, इन्होंने क्या किया था कि जो आपका, आप लोगों ने हिंदू सुना होगा ना, हिंदू, तो जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द के का जो एच जो है इन्होंने हटा दिया था, तो इससे क्या हो गया आपका हिंदू हो गया था, और हिंदू से ही क्या हुआ था, इंडिया हुआ था, है ना। और यही क्या कहते हैं, इंडिया किस भाषा का शब्द हो गया, यूनानी भाषा का शब्द हो गया। तो अलेक्जेंडर कहाँ के थे, यूनान के शासक थे। ठीक है, हिंदुस्तान फारसी भाषा का शब्द है, जो हिंदुस्तान है ये फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि फारसी भाषा में क्या है कि जो क्या कहते हैं फारस के लोग थे, है ना, वो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी क्षेत्र में आए थे। तो सिंधु घाटी क्षेत्र में आए थे, तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था कि जो ये सिंधु क्षेत्र है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी क्या होंगे, सिंधु होंगे। लेकिन वो सौ के स्थान पर हौ का प्रयोग करते थे, तो सी का क्या हो गया था, ही हो गया था, आदन होता, धौ के स्थान पर वो दो का प्रयोग करते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया था, और हिंदू से ही क्या हुआ, हिंदू हुआ, और हिंद से क्या हुआ था, हिंदुस्तान हुआ था। तो इस तरीके से आर और एस दोनों के दोनों ही सही है। अगर हम इसकी बात करें, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और हिंदुस्तान दोनों शब्दों का दोनों शब्दों को स्पष्ट किया गया, तो ये गलत है, क्योंकि भारत ऐसे किया गया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, है ना, राज्यों का संघ होगा। तो भारत और इंडिया का क्या, इंडिया शब्दों को क्या किया गया था, स्पष्ट किया गया था, हिंदुस्तान को नहीं किया गया था। तो टी क्या हो जाएगा, गलत। तो एस और आर क्या होंगे, सही होंगे, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट
किस अक्षांश रेखा पर स्थित है? देखो भाई, अगर आप देखोगे ना तो जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। आप लोग देखना कैसे, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर होगा। आप लोग देखना, जैसे अगर आप इंडिया के मैप की बात करोगे तो इंडिया के मैप में देखना आप लोग इस तरीके से, ये आपका क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है और ये आपका क्या है, इधर अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसी यहीं पे क्या है आपका, क्या है, इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट है। और जो ये वाला बिंदु होता है, ये वाला मुख्य भूमि पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं, जम्मू से कन्याकुमारी तक। तो जो कन्याकुमारी है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत का अक्षांश विस्तार में देखो ना तो यहां से देखा जाता है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है ना, NAC। देखो क्या है कि आप लोग ध्यान देना BIS के बारे में, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स क्या है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। क्या बोलते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो। ये भारतीय मानक ब्यूरो जो है, इसका काम क्या होता है कि जैसे भारत में कोई कृषि से संबंधित प्रोडक्ट हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, है ना, जैसे आपने सुना होगा GI टैग भी दिया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो उन प्रोडक्टों को क्या है कि कैसे बेचना है, कैसे उनका प्रचार प्रसार करना है, कैसे उनको बनाना है, तो इसकी हेल्प, इसकी मतलब सारी वो रणनीति तैयार करता है भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो इसी ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने क्या किया है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है स्थापित किया है, जो कृषि से संबंधित है। तो कृषि में जो फसलें, उन फसलों का पूरा चक्र कि कैसे फसलों को बोना है, किन किन फसलों को कब बोना है, कैसे बोना, सारे नियम लिखे हुए हैं उसमें, और कैसे फसलों का भंडारण करना। तो फसलों को बोने से लेकर भंडारण तक की जो सारी बातें इसमें लिखी गई है। तो ये किसानों की हेल्प इससे बहुत ज्यादा होगी नेशनल एग्रीकल्चर कोड से। तो इसकी स्थापना किसने की है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने की है। तो सी इसका क्या हो जाएगा आंसर, या भारतीय मानक ब्यूरो ने की है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो देखो, ये भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो लॉन्च किया गया है, एक तो मतलब उत्तराखंड में भी है ना, उत्तराखंड में भी है, लेकिन खास करके यहाँ पे जो पहला है वो कौन सा है भाई? तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका काम क्या है कि जैसे भारत में जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों तक मतलब जानकारी पहुंचाना या उनकी हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है। क्या कहते हैं, पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, क्या कहते हैं, बॉर्डर वाले क्षेत्र में बनाया गया है खास करके। चलो अगला पॉइंट है यहाँ पे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए कौन सा कथन सही है? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुल 4 सदस्य थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, इसमें जो है सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम बदलकर क्या किया गया था? गवर्नर जनरल किया गया था। और उस गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए क्या किया गया था? कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। और जिस कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे। तो ये बिल्कुल एकदम पहला वाला सही है ना। और इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी किया गया था। दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे उनका कार्यकाल 4 वर्ष का किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनका कार्यकाल इससे पहले निश्चित नहीं होता था। और इनके जो मतलब सदस्य थे या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन सबका कार्यकाल कितना कर दिया? 4 वर्ष का कर दिया। और 4 वर्ष का कर दिया। और 1/4 सदस्यों का चुनाव, 1/4 सदस्य जो है रिटायर होते थे हर कितने साल में? 1 साल में। और इनके जगह जो नए सदस्य आते थे, टोटल जो सदस्य थे इसमें वो कितने थे? 24 सदस्य थे, 24 डायरेक्टर्स थे, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपका सही हो गया। बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहली बार बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कब की गई थी? 1774। बंगाल उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें कुल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे भाई। तो आपको ध्यान देना कि बंगाल उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। और सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। इसको पूछता है, सर एलिजा इम्पे जो है इसके क्या है? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और इस मुख्य न्यायाधीश सहित 4 सदस्य थे, ठीक है। तो तीनों के तीनों ही जो है आपके यहाँ पे सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी क्या है? सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के देशों का घटता क्रम, यानी कि अवरोही क्रम लगाइए। देखो भाई, दुनिया के देशों को देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस है। रूस के बाद कौन है आपका? कनाडा। कनाडा दूसरे नंबर पे है। कनाडा के बाद देखोगे आप लोग तो इधर आओगे तो चीन, तीसरे नंबर पे चीन है। चौथे नंबर पे देखोगे आप लोग तो चौथे नंबर पे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वें नंबर पे कौन है? ब्राजील। 5वें नंबर पे ब्राजील। 6ठे नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया।
छठे छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे कौन है, भारत, आपको पता होगा भारत का स्थान कौन सा है, 7वां, और 8वें नंबर पे कौन है, अर्जेंटीना। देखो 8वें नंबर पर तक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के बाद है ये अर्जेंटीना, तो भारत के बाद एक देश तक जो है आपको सारे क्रम पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे रूस और कनाडा तो है ही नहीं दिया हुआ, तो चीन से दिया हुआ, तो चीन कनाडा, चीन हो जाएगा, चीन के बाद यूएसए ब्राजील, देखो चीन यूएसए फिर ब्राजील, ब्राजील के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे देखो ये आ गया, चीन यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और फिर अर्जेंटीना, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। देखो अगर हम तदर्थ न्यायाधीशों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 127 के तहत की जाती है। किस आर्टिकल के तहत की जाती है, 127 आर्टिकल अनुच्छेद 127 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है कि जब क्या होता है कि जो न्यायालय होता है, न्यायालय में जब कोरम पूरा नहीं होता या फिर न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाती है, तो जो रिटायर न्यायाधीश होते हैं ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, तो उनको जो है फिर से क्या है सेवा के लिए बुलाया जाता है, तो इसी को तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। तदर्थ मतलब कि अभी आवश्यकता पड़ जाती है तो ले लेते हैं उनको, तो अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय में 224 के ए के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और अगर जिला एवं सत्र न्यायालय में की जाए तो इसके लिए आर्टिकल तो स्पेशल नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय की सलाह पर, उच्च न्यायालय की सलाह पर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, राज्यपाल द्वारा, है ना, जो जिस राज्य के जिला में या सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उस राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह ली जाएगी और उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो मतलब सभी सही है, तो यह सभी क्या है आपके सही है, तो सारी जगह जो है तीनों न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेजों की भारत में स्थापित फैक्ट्रियों के लिए सही मिलान कीजिए। तो देखो भाई अंग्रेज जो है जब आपके क्या कहते हैं भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो उन्होंने जो सबसे पहली जो स्थायी रूप से फैक्ट्री लगाई थी वो तो सूरत में लगाई थी, लेकिन सूरत से भी पहले मछलीपट्टनम में, या मछलीपट्टनम बोलते हैं, ये मछलीपट्टनम कहां पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे लगाई थी सबसे पहले कब, 1611 में, 1611 में। लेकिन ये फैक्ट्री क्या अस्थायी फैक्ट्री थी, मतलब परमानेंट नहीं थी, है ना। फिर जो सूरत में लगाई थी 1613 में, 1613 में सूरत में लगाई थी। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये अंग्रेजों द्वारा लगाई गई भारत में पहली क्या थी, स्थायी फैक्ट्री थी। इसी को ज्यादा पूछा भी जाता बल्कि पेपर में, स्थायी फैक्ट्री को, है ना। इसके बाद बालासोर, बालासोर कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। बालासोर कहां पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है, और ये कहां था आपका, गुजरात में। सूरत कहां पड़ता है, गुजरात में। तो बालासोर में जो लगाई गई थी वो पूर्वी घाट मतलब पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री थी बालासोर, और ये उड़ीसा में पड़ता है। ये लगाई गई थी आपकी 1633 में, है ना। और इसके बाद बचता आपका हुबली। हुबली कहां पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में लगाई गई पहली फैक्ट्री थी अंग्रेजों के द्वारा 1651 में लगाई गई थी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो पहले का हो जाएगा चौथा और दूसरे का हो जाएगा आपका दूसरा। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का आपका हो गया पहला और चौथे का हो गया आपका तीसरा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने, ये थोड़ा सा यहां पर आगे, जहांगीर ने अंग्रेज खान या इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी, है ना। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी। देखो भाई जो कैप्टन हॉकिंस है, जो कैप्टन हॉकिंस है, इसको जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। क्यों दी थी, कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में ब्रिटेन के राजदूत बन के जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। इन्होंने जो है तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था और इन्होंने तुर्की और फारसी भाषा बोली वहां पे। तुर्की भाषा जो है वहां के दरबार में बोलते थे, क्या कहते हैं, मुगलों के दरबार में बोलते थे, और फारसी भाषा तो उनकी राजभाषा थी। तो इससे जहांगीर बहुत प्रभावित हुए और जहांगीर ने इसको क्या दी थी, इंग्लिश खान की या अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। किसने, किसको, कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज में कहाँ आए थे, भारत आए थे 1608 में। किस जहाज में आए थे, हेक्टर नामक जहाज में ये भारत आए थे, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि पहले राजदूत थे ये भारत में आने वाले। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगी फिर भारत में ना। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अभी 2025 में क्या हुआ कि दीपावली को एक मतलब दीपों का पर्व मानते हुए जो है क्या किया गया है, इसको यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त विरासत होती है, सांस्कृतिक विरासत होती है, उसमें शामिल किया गया है। किसको, दीपावली को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अभी 2025 में जो इसमें शामिल किया गया है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल नीनो की उत्पत्ति किस स्थान से होती है। भाई जो एल नीनो है ना, आप लोग देखना, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आपका ये तो आपका इससे ऊपर आपका ये हो जाता है ऐसे करके उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे ऐसे करके आपका जो है इधर जो है दक्षिण अमेरिका है,
दक्षिण अमेरिका इस तरीके से आपको दिखेगा, दक्षिण अमेरिका है ना। तो जो दक्षिण अमेरिका का जो ये वाला तट है ना, ये वाला तट क्या कहलाता है, पेरू है ना, आपका जो पेरू है इधर, तो पेरू के तट से ही उत्पन्न होती है एल नीनो। एल नीनो क्या करती है, ये बहुत ज्यादा गर्म हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं है ना वो वैसे अक्सर नॉर्मल जो गर्म हवा चलती है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ को चलती है, लेकिन पेरू के तट से जो एल नीनो निकलती है ये कैसी हवा है, ये गर्म हवा है। और गर्म हवा जो है जब इधर को बहती है तो इधर से आने वाली गर्म हवा को ये क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, और इधर जो है ये जब चलती है तो भारत अफ्रीका के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया तक जो है ये मौसम को बिल्कुल एकदम प्रभावित कर देती है। एल नीनो बहुत फेमस है। तो कहां से चलती है एल नीनो, पेरू के तट से चलती है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहवा मतलब जानते हो ना, कहवा का मतलब क्या होता है, कहवा का मतलब है आपका कॉफी। कॉफी मतलब जो चाय की तरह हम पीते हैं, कॉफी है ना, ये कॉफी होता है, लिखने वाली ये कॉफी है जो चाय की तरह हम पीते हैं। तो कहवा का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा, कर्नाटक है। कर्नाटक में लगभग जो है 70% कहवा जो है यानी कि कॉफी जो है कर्नाटक राज्य अकेले उत्पादन करता है कहवा का, तो कर्नाटक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारत में भुगतान संतुलन निरंतर घाटा निम्न कारण से है, मतलब जो भुगतान संतुलन होता है उसमें निरंतर जो घाटा हो रहा है वो किस कारण से होता है, तो आयात में निरंतर वृद्धि या इसके कारण होता है, या फिर आयात में धीमी वृद्धि या इस कारण निर्यात में धीमी वृद्धि, या फिर विनिमय दर की अस्थिरता, और या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो आयात में अगर निरंतर वृद्धि होगी, अगर हम जो है आयात क्या करेंगे, आयात में निरंतर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, मतलब विदेशों से ज्यादा चीजें मंगाएंगे, मतलब हमारे जो है स्वदेशी प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आप विदेश से ज्यादा मंगाएंगे तो आपके भुगतान संतुलन जो है बिगड़ जाएगा, ये भी सही है। निर्यात में धीमी वृद्धि, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन करना चाहिए ताकि निर्यात ज्यादा हो सके, विदेशी मुद्रा जो हमारे पास ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा, तो ये भी आपका निर्यात में अगर धीमी वृद्धि होगी तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा। विनिमय दर क्या होती है कि दूसरे देश की तुलना में जो हमारी करेंसी है वो कमजोर है, या मतलब क्या है, कैसी है, तो उसमें अगर चंचलता होगी वो मतलब बहुत तेजी से नीचे ऊपर होगी, तो यहाँ पे भी क्या है, भुगतान संतुलन बिगड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी के कारण जो है आपका भुगतान संतुलन में घाटा आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो अभी विद्रोह के आरोप, देखो रोलेट एक्ट जो है कब लाया गया था, 1919 में जो रोलेट एक्ट लाया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत क्या होता था कि शक के आधार पर ही क्या है, किसी भी व्यक्ति को या क्रांतिकारी को क्या किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था। अब यहाँ पे विद्रोहियों के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाया गया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पूछा कि कांग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था, इसके वजह से नहीं किया था, क्योंकि ये तो मतलब किसी और वजह से भी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाया जा सकता था, है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना नहीं, ये भी नहीं था इसका कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना नहीं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित नहीं किया था, है ना, इसलिए ये भी कारण है। वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, क्योंकि इसमें क्या किया गया था, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया था, कि जो हमारी स्वतंत्रता है उसको सीमित किया गया कि आप जो शक के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार कर सकते, तो इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। महात्मा गांधी ने भी इसकी बहुत निंदा की है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था। देखो भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था, अगर हम रक्षा विभाग की बात करें तो रक्षा विभाग जो किसके पास था, बलदेव के पास, सरदार बलदेव के पास जो रक्षा विभाग था। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल जो है किसके पास था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास था। और अगर हम खाद्य तथा कृषि विभाग की बात करें तो यह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे पहले, उनके बाद विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया। देखो भारत में के सर्वोच्च न्यायालय ने जो राज्य बार काउंसिल है, राज्य बार काउंसिल क्या होता है, एक काउंसिल होती है हर इसमें राज्य में क्या होती है, एक काउंसिल होती है, और उस काउंसिल में क्या होता है कि जो जितने भी क्या कहते हैं वकील होते हैं वो रहते हैं उसमें, एक मतलब ये समझो कि जैसे समिति या संघ बनता है उस टाइप का ये काउंसिल है ना, आपको पता होगा। अब उसमें क्या है कि जो नए वकील बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब यही करवाते हैं। तो इसमें पहले जो है 20% महिलाएं थी आरक्षित, मतलब 20% महिला इसमें होनी आवश्यक थी, लेकिन अब कितनी कर दी इसमें, महिलाओं की संख्या कितनी कर दी, 30%, तो 30% महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में जब विधान परिषद बनती है ना, तो विधान परिषद बनने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो है, जो उस राज्य की क्या होती है, विधानसभा होती है, विधानसभा होती है, विधानसभा जो होती है उस विधानसभा का क्या होना चाहिए, 1/3 सदस्य उसमें होने चाहिए।
अब 1/3 सदस्य है, जैसे अगर 100 है तो मतलब 33 सदस्य होने चाहिए, लेकिन 100 से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद की जो कुल संख्या होगी वो कुल संख्या जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, 40 के कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और 40 तभी आएगी जब कहीं विधानसभा की संख्या 120 होगी, जहां पे 120 है ही नहीं, वो कर नहीं सकती। जब आपका जो है क्या कहते हैं, विधानसभा के सदस्य, जब विधान परिषद जो है गठित करते हैं तो विधानसभा के सदस्य एक विधेयक पारित करते हैं। अब विधेयक दो तरीके से पारित हो सकता है, कैसे कि विधेयक जब पारित होगा तो कुल सदस्य होंगे या तो उनके बहुमत से पारित हो जाएगा, या फिर जो उपस्थित सदस्य होंगे उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगा, विधानसभा में पारित। तो ये विधान परिषद का सृजन विधानसभा से पारित होकर फिर संसद में भेजा जाएगा, और जब संसद में भेजा जाएगा तो संसद साधारण बहुमत से उसको पारित करेगी और इसको जो है एक विधि बना देगी, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या बन जाएगा, ये एक विधान परिषद बन जाएगी किसी भी राज्य में। तो कुल सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 40 जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो तो क्या करा, विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव पारित करना होता है कहां पे, केवल विधानसभा में, केवल संसद में, संसद और विधानसभा दोनों में, विधानसभा और संसद दोनों में किया जाता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में है भाई, अगर आप यहां पे देखोगे तो जो राष्ट्रपति, यहां पे अध्यादेश क्या होता है, जो राष्ट्रपति मतलब अपने पावर से या राज्यपाल अपने पावर से, राष्ट्रपति केंद्र में ला सकता है और राज्यपाल जो राज्य में। तो यहां पे जो अनुच्छेद 123 है, यहां पे क्या है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का क्या है, अध्यादेश है, और अनुच्छेद 213 के तहत जो है किसका, राज्यपाल, जो राज्यपाल होते हैं राज्यपाल का क्या है, अध्यादेश है। तो आपका हो जाएगा 213 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 213 में, और 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश की चर्चा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। भाई अगर आप विधानसभा की बात करें तो किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, नहीं तो विधानसभा नहीं बन पाएगी। तो आपको ध्यान देना, किसी भी राज्य में जो विधानसभा की संख्या होती है वो मतलब 60 होनी चाहिए, कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ राज्य क्या है, इसका अपवाद है, जैसे पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी में, अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है ना। और अगर आप सिक्किम की बात करोगे तो सिक्किम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 33। और अगर आप जो है मिजोरम की बात करोगे तो मिजोरम और गोवा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 40 है, जबकि कितनी होनी चाहिए थी, 60। तो ये यहाँ पे 4 राज्य इसका अपवाद है, तो इनको भी पूछ लेता है कई बार, लेकिन न्यूनतम जो नियम के अनुसार वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 60 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा एशिया का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने हूणों को पराजित किया था। देखो भाई, गुप्त साम्राज्य का शासक जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने हूणों को पराजित किया था, क्योंकि हूण जो है बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक हुआ करते थे भाई, और हूणों ने जो है भारत पर कई बार आक्रमण किया और बहुत ज्यादा लूटपाट मचाते थे। तो काफी यूरोप और एशिया के लोग जो हूणों से बहुत परेशान हुआ करते थे। तो जो आपके स्कंदगुप्त थे, इन्होंने सबसे पहले हूणों को पराजित किया था, और ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। तो यूरोप और एशिया में कोई भी ऐसा शासक नहीं था इससे पहले जिसने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। देखो भाई, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको सरकारी बैंक। जो सरकारी बैंक है, इन सरकारी बैंकों के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो सरकारी बैंक होते हैं, देखो वैसे तो इसका आंसर क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो है, लेकिन इसके अलावा आप केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी इसका आंसर बता सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो अपनी सिफारिश करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है यही मतलब उसको क्या कहते हैं, नियुक्त करता है। लेकिन ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो आप ये भी इसका आंसर बता सकते थे, लेकिन इसके अलावा जो है अगर दोनों के ऑप्शन होंगे तो बैंक बोर्ड ब्यूरो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड विंस्टन चर्चिल थे। तो लॉर्ड विंस्टन चर्चिल जो है, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि इनसे पहले थे। यहाँ पे जो है इस समय जो है क्लीमेंट एटली, ये क्लीमेंट एटली जो है ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने ही भारत की घोषणा की थी। देखो भारत के आजादी की घोषणा जो है इन्होंने की थी, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ही की थी। ये बिल्कुल एकदम सही है। और इन्होंने कहा था कि हम जो है 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, आजाद। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही क्या हो गया था, भारत आजाद हो गया था। तो आर सही गलत है और एस आपका सही है, तो केवल एस सही है, तो बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए।
कौन सा इसमें से सही युग्म है? देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे दीवान ए बंदगान, जो दीवान ए बंदगान है ये मंत्रालय था और इस मंत्रालय का जो गठन है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। अगर हम कहें दीवान ए मुस्तक राज, ये भी आपका वित्त मंत्रालय था और दीवान ए मुस्तक राज का जो गठन किया था ये किसके टाइम में हुआ करता था? ये था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, तो ये वाला आपका गलत हो गया। अगर हम देखें दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो है ये भी एक मंत्रालय था और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दिल्ली सल्तनत में, है ना, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो ये भी आपका गलत हो गया। और दीवान ए अर्ज जो है किसके समय में हुआ करता था? बलबन के समय, तो इसका गठन बलबन ने किया था, तो ये आपका बिल्कुल एकदम सही है, फिरोज शाह तुगलक दीवान ए बंदगान। बाकी इनको मैंने बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना। दीवान ए मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, दीवान ए कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से, और दीवान ए अर्ज जो है बलबन से संबंधित है, ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा इसके हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये बिल्कुल एकदम फैक्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि जो राणा कुंभा थे, है ना, राणा कुंभा, तो राणा कुंभा के टाइम में चित्तौड़ में क्या कीर्ति स्तंभ की स्थापना की गई थी? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब के द्वारा चलाया गया जो जिहाद था वो दारुल इस्लामी था। दारुल इस्लामी का मतलब होता है कि इस्लाम का घर। क्या था इसका मतलब? इस्लाम का घर या इस्लाम का देश आप बोल सकते हो, है ना, तो इस्लाम का देश मतलब जो औरंगजेब होता है, आपने सुना होगा औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म को बचाने के लिए औरंगजेब को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है, तो दारुल इस्लाम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराओं का सही मिलान कीजिए। तो महासागरीय जलधाराओं का सही मिलान कीजिए, देखो क्या है आपका कि अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की दी गई है दो जलधाराएं, पहले तो इनको ही देख लो। ये देखो, ये समझ लो कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका इधर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के इधर क्या है? प्रशांत महासागर है। तो यहां से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ से ऐसे हवाएं चलती है, तो ये हो जाएगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और जो यहाँ पे चलेगी ये ऐसे करके जो है ये भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी पूर्वी प्रशांत महासागरीय जलधारा। तो अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो सबसे पहली बात हिंद महासागरीय जलधारा कौन सी हो जाएगी? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगी ना, यहाँ पे ध्रुवों की तरफ से आती है, मतलब कुछ जलधारा तो उसको ठंडा कर देगी, तो ये कैसी जलधारा होगी? ये होगी आपकी ठंडी जलधारा है। दूसरी बात, प्रशांत महासागरीय जलधारा, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा प्रशांत महासागरीय जलधारा होगी, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, तो पूर्वी प्रशांत ऑस्ट्रेलियाई जलधारा क्या हो जाएगी? ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है नीचे को, सॉरी ध्रुवों की नहीं, विषुवत रेखा से आ रही है, और विषुवत रेखा से जो आएगी वो कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, तो ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। और अटलांटिक महासागरीय जलधारा कौन सी? इनमें से कनारी की जलधारा, तो अटलांटिक महासागर में आती है, यूरोप के पूर्व में ये दक्षिण दिशा की ओर आती है, तो ये भी कैसी जलधारा है? ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पहला हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? देखो पिछले साल जो है एसएससी जीडी के पेपर में ये प्रश्न आया था, और हाँ एसएससी जीडी से ध्यान आया कि सोमवार से आपका एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है ना, तो जो आपका ये सोमवार आ रहा है, परसों से आपका एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है, 11 से 1 बजे के बीच में चलेगा। 11 से 12 आपकी मैथ और रीजनिंग चलेगी, और 12 से 1 से आपका जीके और हिंदी चलेगी एसएससी जीडी से संबंधित, ठीक है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हो 11 से 1 में। इसके बाद यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है, तो ये एग्जाम में प्रश्न आया था, तो आपको देखना झारखंड में कोयले के सबसे ज्यादा भंडार है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत को जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जो जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा जोड़ता है। अगर हम लिपू लेक दर्रे की बात करें तो ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और उत्तराखंड के भी कहाँ पे? ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में लिपू लेक दर्रा। चांदला दर्रा कहाँ पे है? चांगला दर्रा भी बोलते हैं, ये भी आपका ये जम्मू कश्मीर में है, और अधीर दर्रा भी आपका कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन कौन करता है? भाई देखो थोड़ा सा लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा जान लेना। जो लोक लेखा समिति है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और 7 सदस्य कहां से होते हैं? राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति का काम कार्य होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, ये है ना, बहुत भयानक है, यानी कि पूरा लेखा जोखा जो है सरकार का ये इसके पास रहता है, और कैग की रिपोर्ट की क्या करती है? ये जांच करती है। इसमें जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का ध्यान रखना, जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? जो विपक्ष का नेता होगा। विपक्ष का जो नेता होता है वही अध्यक्ष होता है। जो सरकार सत्ता में होती है उसका नेता, उसका सदस्य जो है कभी भी इसका क्या है? अध्यक्ष नहीं होता है, विपक्ष का ही होगा, है ना, विपक्ष का ही होगा। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन करता है। तो लोकसभा का स्पीकर होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष, वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुनते हैं भाई, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मौसमी संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? ये भी एसएससी जीडी के पेपर में आया था पिछले साल, ठीक है। तो मौसमी संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मौसम से संबंधित घटनाएं जो क्षोभ मंडल में होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगर समताप मंडल में देखें तो ये वायुयान है ना, कि ये किसमें?
वायुयान, वायुयान या फिर जेट विमान उड़ाने में के लिए जो सबसे उपयुक्त परत मानी जाती है। और आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को क्या कहते हैं परावर्तित करती है, जिससे हमारे यहाँ पे जो है टीवी टेलीविजन आपका हुआ या फिर रेडियो वगैरह चलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही था, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।